हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। आज हम जो है बच्चा लेक्चर 5 जो है पढ़ेंगे। ठीक, आज इसके अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा उन वेक्टर्स के बारे में जिनके हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीन्स को क्लोन करने के लिए। किसमें, प्लांट में कौन सा करेंगे और एनिमल्स में कौन सा करेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्पिटेंट होस्ट, यानी कि किस तरीके से जो है हम कौन सी ऐसे मेथड्स अपनाएंगे जिससे कि हम अपने होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, यानी कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको हम होस्ट में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। उन टेक्निक्स के बारे में भी आज हम जानेंगे। उसके बाद जब आप देखते हो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में क्या दे रखा है बच्चा, पूरी प्रोसेस को जो है एक और बार डिस्क्राइब कर रखा है थोड़ा डिटेल में। ठीक, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहला जो आपका होता है प्रोसेस वो होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जो आपका डिजायर्ड जीन है वो किसी ना किसी डीएनए का हिस्सा होगा, तो आप उस डीएनए को निकालोगे भी तो सही, तो उसको किस तरीके से निकालोगे वो हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो आता है आपका क्या बच्चा, आप जो है फिर उसके बाद क्या करना चाहोगे। आपने वो डीएनए निकाल लिया, आप उसके बाद क्या करना चाहोगे, आप उसकी बच्चा कटिंग करना चाहोगे, समझ रहे हो। आप उसको कटिंग कर दोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो थर्ड स्टेप आता है वो क्या आएगा, आप उसको जोड़ भी दोगे। जोड़ने के बाद क्या करोगे, आप उसको जोड़ दोगे नहीं, आप उस फिर करोगे आप जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, यानी कि सेपरेशन उस डिजायर्ड जीन का, राइट। कटिंग करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको वो जो है सेपरेट करना पड़ेगा ना अपना डिजायर्ड जीन। तो वो किस प्रोसेस से करते हैं हम, वो करते हैं बच्चा जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से। तो आज के ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये सारे हमें जो है आपके क्या करने हैं बच्चा, पढ़ने हैं, राइट। तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब है बट कोई ना, चलो आओ देखो। तो अगर किसी को आज के नोट्स चाहिए तो वो उसे मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आपको लिंक दिख रही है, आपको मतलब क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। तो अब जरा देखो, तो बच्चा आपका एक बैक्टीरिया होता है, कहाँ गई स्लाइड यार, देखो। तो आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बच्चा एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। अब ये जो बैक्टीरिया है ये आपका पैथोजन होता है कुछ डाइकोट प्लांट्स के लिए। अब ये करता क्या है देखो, तो ये जो आपका पास बैक्टीरिया दिख रहा है कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, इसके पास जो है एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम कहते हैं टी आई प्लाज्मिड। अब देखो इसके नाम के आगे टी आई जुड़ रहा है, टी का मतलब होता है बच्चा ट्यूमर, आई का मतलब होता है इंड्यूसिंग, यानी कि एक ऐसा प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करता है। अब ये जो टी आई प्लाज्मिड है ये क्या करेगा, देखो नाम खुद ब खुद बता रहा है कि ये जो है आपका ट्यूमर को इंड्यूस करेगा, क्या करेगा, ट्यूमर इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर जो जीन होता है इस प्लाज्मिड के अंदर जो ट्यूमर को इंड्यूस करता है वो होता है बच्चा आपका टी डीएनए। कौन सा होता है, टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। तो आपको समझ में आया टूमी एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस का स्ट्रक्चर, कि भैया ये एक बैक्टीरिया है जो कि पैथोजन है किसके लिए, आपके कुछ डाइकोट प्लांट्स के लिए। करता क्या है ये मैं बताऊंगा। अब ये पैथोजन क्यों है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक प्लाज्मिड मिलता है जिसको हम कहते हैं बच्चा आपका टीआई प्लाज्मिड, जिसको कहा जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के पास आपके होता है क्या, टी डीएनए, जिसको आप कहते हो ट्रांसफर डीएनए। तो इसकी एक खासियत है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस की, जरा सुनना। ये क्या करता है, जब ये बैक्टीरिया, ये जो है आपका बैक्टीरिया जो है जब किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो ये क्या करता है, अपना प्लाज्मिड जो है उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, और बाद में इसके प्लाज्मिड में जो टी डीएनए है ये इससे होता है सेपरेट, और ये टी डीएनए किसके साथ जुड़ जाता है, जो प्लांट का क्रोमोसोमल डीएनए है उसके साथ जुड़ के उसी का हिस्सा बन जाता है। और जैसे ही वो उसका हिस्सा बनता है तो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। और एक्सप्रेशन में क्या शुरू करेगा, इसका जैसा नाम बता रहा है भैया क्या है, टीआई प्लाज्मा का ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी कि ट्यूमर बनाएगा। जो नॉर्मल प्लांट सेल होती है उनको कन्वर्ट कर देता है ट्यूमर में, और जो है फिर उनसे क्या प्रोडक्शन कराता है, उनसे प्रोडक्शन कराता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस तो प्लांट के लिए हैं बट खुद के लिए यूजफुल है। तो ऐसे केमिकल्स का प्रोडक्शन कराता है जो आपके हार्मफुल होते हैं, किसके लिए बच्चा, आपके प्लांट के लिए, और उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल। तो उसके लिए क्या कैसा काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का, यानी कि उसकी ग्रोथ में और मदद करेंगे। तो इस बैक्टीरिया के पास एक खासियत है क्या, कि इसने जो है अपना जो है डीएनए क्या करा बच्चा, देखा आपने कि इसने अपना टीआई प्लाज्मिड भेजा, उसमें से इसका टी डीएनए सेपरेट हुआ और अपने आप जाके उसमें जुड़ गया। तो ये इसकी एक खासियत है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे बायोटेक में।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका जो टीआई प्लाज्मिड है इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। हमें पता है जो इसका पैथोजेनिक जीन है जिसकी वजह से एक नॉर्मल प्लांट सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्यूमर सेल में, तो हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, जो आपका टीआई प्लाज्मिड का जो आपका क्या है बच्चा, जो पैथोजेनिक जीन है हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, काट देंगे, किससे, आरई से, और अपना डिजायर्ड जीन जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये एग्रोबैक्टीरियम अपना काम करेगा, टीआई प्लाज्मिड को भेजेगा, और जैसे ये भेजेगा इसका क्या होगा, जो आपका जो मेरा डिजायर्ड जीन है वो इससे सेपरेट होगा, वो उसमें जाके लिंक कर जाएगा किसमें, आपके प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए में, और उसका हिस्सा जुड़ के जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मैं चाहता हूं, जो मैंने डिजायर्ड जीन चुना है वो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के देगा ना, फिर वो एक्सप्रेस करेगा उस प्लांट में और मुझे मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से मैं जो हूं इसको कैसे एज अ क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल कर सकता हूं, किसको, टीआई प्लाज्मिड को। क्या आपको समझ में आया है या ना, मुझे इतना बताओ। हमने जो है स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करा। इसकी एबिलिटी क्या थी, इसकी एबिलिटी ये थी कि भैया ये जो है अपना जो टीडीएनए था इसको जो है क्या कर देता था, ट्रांसफर कर देता था। किस तरीके से करता था, अपना प्लाज्मिड भेजता, प्लाज्मिड से सेपरेट होता कौन, आपका टीडीएनए, और टीडीएनए जुड़ जाता किसके साथ, आपके प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, और फिर अपने आप को एक्सप्रेस करता। तो ये इसकी क्या थी, एबिलिटी। तो हमने क्या करा, हमने जो है इसकी एबिलिटी को इस्तेमाल करा। किस तरीके से, जो भैया नुकसान पहुंचा रहा है उस वाले पार्ट को हटा दो और उसकी जगह अपना पार्ट जोड़ दो। तो जो नुकसान पहुंचाने गया था अब वो तो हमने हटा दिया, तो अपना पार्ट जोड़ दिया, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा कौन, अपना डिजायर्ड जीन। तो जब वो जाएगा तो एक जो है क्या करेगा, हमारे लिए एक बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो प्रोडक्ट हमें बना के देगा। क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ। आ गया? तो चलो देखो, पूरी कहानी बता दी है मैंने, डायग्राम भी दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो यहाँ पर, आप इस तरीके से लिखो, देखो चलो, नंबर 4, और आप यहाँ पर लिखो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग। आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही लिख रहा है ये टॉपिक, ठीक है। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जरा देखो, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डाल लोगे, प्लांट्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो नंबर 1 प्लांट्स। ये प्लांट्स में कौन से क्लोनिंग वेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको कौन से बैक्टीरिया के बारे में बताया था, आपको बताया था एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। तो चलो आओ इसको बना लेते हैं। देखो ये इस तरीके से मैंने बना लिया बैक्टीरिया, ये मैंने बना लिया बच्चा आपका बैक्टीरिया। एक मिनट, इसे यहाँ से थोड़ा सही कर लेते हैं। तो इसके पास खुद का देखो क्रोमोसोमल डीएनए तो होगा ही ना, बिल्कुल होगा। इसके अलावा इसके पास क्या है, आपका प्लाज्मिड, जिसको आप कहते हो टीआई प्लाज्मिड, जिसको आप कहते हो बच्चों क्या, टीआई प्लाज्मिड। तो देखो टीआई प्लाज्मिड बना देते हैं इसका, ये हो गया बच्चा इसका टीआई प्लाज्मिड। और इस टीआई प्लाज्मिड में क्या देखने को मिलता है, इस टीआई प्लाज्मिड में आपको देखने को मिलता है टीडीएनए। तो ये देखो, ये जो आपको स्पेसिफिक पोर्शन थोड़ा सा डार्क करके बना देता हूं, चलो, ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है ये क्या है, ये है बच्चा इसका टीडीएनए, ये है बच्चा इसका टीडीएनए। तो अब देखो ये मैंने क्या बनाया बच्चा, ये है आपका एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, 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 एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है बच्चा टीआई प्लाज्मिड। इस टूमीफेशियम एक्ट्रोबैक्टीरियम का ये है बच्चा आपका टीआई प्लाज्मिड। और टीआई का मतलब क्या है, टीआई का मतलब है बच्चा आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग, टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी कि एक ऐसा प्लाज्मिड जिसका काम है ट्यूमर बनाना, ठीक। तो कौन बना रहा है इसका ट्यूमर, देखो ये जो आपको टीडीएनए दिख रहा है ये, जिसको आप कहते हो ट्रांसफर डीएनए, क्या है ये है बच्चा इसका टीडीएनए। यही तो जाके जुड़ता है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आप ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। बताओ क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई, हाँ या ना। और ये मैंने क्या बताया इसके बारे में, मैंने बताया कि भैया ये जो आपको एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस दिख रहा है ये क्या है, पैथोजन है किसका, कुछ डाइकॉट प्लांट्स का।
पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। एक मिनट, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। आओ चलो देखो, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, राइट। समझ में आ गया? तो अब आप ऐसा करो बच्चा, इसको पॉज करो और बाद में इसको जो है नोट करो। इसके बाद में आगे की जो कहानी है वो आपको लिखाता हूँ कि भैया इसके पास एक एबिलिटी होती है, किसके पास, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस के पास, कि ये अपना डिलीवर कर देता है टीडीएनए और कन्वर्ट कर देता है एक नॉर्मल प्लांट सेल को किसके अंदर, ट्यूमर के अंदर। और बाद में इन्हीं सेल से क्या प्रोडक्शन कराता है, प्रोडक्शन कराता है ऐसे केमिकल्स का जो कि इस पैथोजन को अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, बट वो हार्मफुल होते हैं किसको, प्लांट को। ठीक है, हो गया? पॉज कर लिया, नोट। चलो आओ देखो, अब आगे लिखते हैं। आगे आप क्या लिखोगे, आगे लिखोगे ये जो आपको दिख रहा है कौन, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस। जरा देखो, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस, टूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस के पास क्या है बच्चा, एबिलिटी है, एबिलिटी टू डिलीवर। आपको पता नहीं डिलीवर कैसे करता है, देखो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा रहा हूं बट मैंने आपको बता दिया, ये अपना टीआई प्लाज्मिड भेजेगा, उसके बाद क्या होगा, इसका टीडीएनए उससे अलग होगा और वो टीडीएनए किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, और फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक, एबिलिटी, तो इसके पास क्या है, एबिलिटी टू डिलीवर, एबिलिटी टू डिलीवर टीडीएनए। और जैसे ही ये टीडीएनए को डिलीवर करेगा, टीडीएनए अपना काम करना शुरू कर देगा। और काम के क्या काम करेगा, जरा देखो, ये जो है कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट नॉर्मल प्लांट सेल, कन्वर्ट नॉर्मल प्लांट सेल, कन्वर्ट नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर, इनटू ट्यूमर, इनटू ट्यूमर, राइट। और ये क्या करेगा, और फिर इन्हीं से जो है प्रोडक्शन कराएगा किसका, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स रिक्वायर्ड, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन, रिक्वायर्ड बाय पैथोजन, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। बताओ क्या आपको इतना समझ में आ गया, है या ना? तो ये जो है आपका कौन करता है, एग्रोबैक्टीरियम आपका करता है। ठीक, अब हम इसकी ये जो एबिलिटी है स्पेशल की, इतनी आसानी से अपना जो है पहुंचा देता है कौन, डीएनए को। अब हम इसी को इस्तेमाल करते हैं बायोटेक में। क्या करते हैं भैया, इसके टीआई प्लाज्मिड को कर देते हैं मॉडिफाइड, यानी कि रिमूव कर देते हैं पैथोजेनिक जीन को और उसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन जोड़ देते हैं। फिर जो है ये हमारे लिए एज अ क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है बच्चा, बहुत बेहतरीन काम करके देता है। तो इस वाली बात को भी मैं जो है लिख देता हूं। आप पॉज करो और बच्चा इसको नोट कर लो। कर लिया आपने, पॉज कर लिया, नोट। आओ देखो, अब इस पेज पर मैं ये वाली बात लिख देता हूं। तो आप लिखोगे टू यूज इट, टू यूज इट इन बायोटेक्नोलॉजी, टू यूज इट इन बायोटेक्नोलॉजी। तो भैया इसको बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वी मॉडिफाई, वी मॉडिफाई टीआई प्लाज्मिड, वी मॉडिफाई टीआई प्लाज्मिड। और क्या मॉडिफिकेशंस करते हैं जरा देखो, वी मॉडिफाई टीआई प्लाज्मिड, जिसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस होंगी जरा देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये है बच्चा इसकी मॉडिफिकेशंस। टीआई प्लाज्मिड में हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस करते हैं, सबसे पहला तो हम क्या करेंगे बच्चा, रिमूव कर देंगे। क्या रिमूव कर देंगे, पैथोजेनिक जीन्स को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपके बच्चे ट्यूमर बना रही हैं। रिमूव पैथोजेनिक जीन्स, रिमूव पैथोजेनिक जीन्स। और इसको रिमूव करके हम क्या एडिशन करेंगे बताओ, इसको रिमूव करके हम एडिशन कर देंगे किसका, हम एडिशन कर देंगे किसका बच्चा, ऐड कर देंगे हम अपने डिजायर्ड जीन को, हम ऐड कर देंगे डिजायर्ड जीन को। यानी कि हमने उसकी उस एबिलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी,
जो इसकी स्पेशल एबिलिटी है ना भैया, अपना डीएनए ट्रांसफर करके उसके साथ जोड़ देने की और अपना काम निकाल लेने की, वो एबिलिटी इसकी एज इट इज बरकरार है, उसको तो हम फायदे में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्या करा, वो पैथोजेनिक जीन को हटा के अपना जीन डाल दिया, जिससे कि ये हमारे जीन को वहां पहुंचा दे और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाए। ठीक, तो अब आप यहां पर लिख दोगे नाउ नाउ वी यूज इट नाउ वी यूज इट एज अ क्लोनिंग वेक्टर, एज अ क्लोनिंग वेक्टर, नाउ वी यूज इट एज अ क्लोनिंग वेक्टर। अब आप बच्चा क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे, फिर इसके बाद मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूं। ठीक, देखो पॉज कर लिया बच्चा, हो गया नोट। आओ देखो, अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। ये कहाँ गया इसका डायग्राम, ये रहा। अब आपको दिख रहा है, जरा देखो ध्यान से, ये इसकी रूट्स दिख रही है, तो रूट्स के पास जाता है कौन, ये बैक्टीरिया, क्या, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। अब देखो इसका ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर इसका जो है आपको बैक्टीरियल जीनोम दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसका आपको टीआई प्लाज्मिड दिख रहा है, और इस टीआई प्लाज्मिड का हिस्सा कौन है, इसका टीडीएनए आपको दिख रहा है। तो ये टीडीएनए क्या करता है, दिख रहा है आपको, ट्रांसफॉर्म कर देता है किसको, आपकी प्लांट सेल को। और कैसी दिखती है कि भैया जो प्लांट का क्रोमोसोमल डीएनए आपको दिख रहा है बच्चा, उसका पार्ट कौन बन चुका है, आपका टीडीएनए। और जैसे ये इसका पार्ट बना, इसने ट्यूमर बना दिया, जिसको आप कह रहे हो बच्चा क्राउन गॉल। क्या कह रहे हो, क्राउन गॉल। क्या आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा डायग्राम आपको क्लियरली दिखा रहा है किस तरीके से ट्यूमर को इंड्यूस करता है, प्लांट को किस तरीके से इफेक्ट करता है। इस डायग्राम से आपको कुछ चीजें पता लगी, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम कहां पे इन्फेक्शन कर रहा है बच्चा, रूट्स के थ्रू कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपको इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि टीडीएनए जो है किसका हिस्सा बन चुका है, प्लांट क्रोमोसोमल डीएनए का, जिससे क्या करता है, ट्यूमर को इंड्यूस कर देता है, जिसको आप यहाँ पर क्राउन गॉल कह रहे हो। क्या आपको इससे समझ में आ गई सारी चीजें, बताओ हाँ या ना, आ गया समझ में। चलो आओ अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा देखो। अब सेम वे में एनिमल्स में भी बच्चा आपका होता है रेट्रोवायरस, सेम वे में एनिमल्स में होता है बच्चा आपका रेट्रोवायरस। क्या करता है सर रेट्रोवायरस, तो जो आपका रेट्रोवायरस है उसके पास भी एक एबिलिटी है, वो क्या करता है, वो आपकी जो नॉर्मल सेल होती है उसको कैंसरस सेल के अंदर जो है क्या कर देता है बच्चा, कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम इसके साथ भी क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जो हमने टीआई प्लाज्मिड के साथ करा। हम इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली जो रेट्रोवायरस को हम डिसआर्म कर देंगे। डिसआर्म का मतलब क्या है, यानी कि जो पैथोजेनिक जीन उसके अंदर है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल एनिमल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है, हम उस जीन को ही हटा देंगे, यानी कि उसको कर देंगे डिसआर्म। और डिसआर्म करके अब जो है हम क्या करते हैं बच्चा, अपना डिजायर्ड जीन उसके साथ जोड़ देते हैं, और फिर हम उसको यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, किसमें, एनिमल सेल में। यानी कि फिर ये हमारा जो है डिजायर्ड जीन को डिलीवर करता है किसके अंदर, हमारी एनिमल सेल के अंदर। तो आपको याद रखना है, प्लांट के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे किसका बच्चा, टीआई प्लाज्मिड का। एनिमल्स की बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे रेट्रोवायरसेस का। आगे एप्लीकेशन वाले चैप्टर में भी आपको इनका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। तो आपको याद रखना है, प्लांट के लिए टीआई प्लाज्मिड, एनिमल्स के लिए कौन बच्चा आपका, रेट्रोवायरस, राइट। चलो आओ देखो, तो अब आप यहां पर डालोगे सेकंड, एनिमल्स के केस में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो यहां पर आप लिखोगे बच्चा एनिमल्स, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, आओ चलो देखो, एनिमल्स। जरा देखो, तो मैंने क्या कहा, इनके पास यहां पर देखने को मिलता है बच्चा आपको रेट्रोवायरस, आपको देखने को मिलेगा रेट्रोवायरस। और जो रेट्रोवायरस आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, रेट्रोवायरस के पास है एक एबिलिटी। और क्या एबिलिटी है, एबिलिटी है इसके पास भैया, जो नॉर्मल सेल होती है, एबिलिटी है भैया नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देना किस में, कैंसर सेल में। नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देना किस में, आपके कैंसरस सेल में। ये इसकी एबिलिटी है। तो अब इसी एबिलिटी को हम इस्तेमाल करेंगे कैंसर सेल में, ठीक। तो हम क्या, अब आप यहां पर लिखोगे बच्चे, सिमिलरली जिस तरीके से हमने जो है बच्चा टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म करा, मॉडिफाई करा, सिमिलरली हम ये काम इसी के साथ करेंगे, किसके साथ, रेट्रोवायरस के साथ। सिमिलरली रेट्रोवायरस को हम क्या कर लेंगे बच्चा, रेट्रोवायरस इसको हम कर देंगे आपका डिसआर्म, रेट्रोवायरस को हम कर देंगे बच्चा डिसआर्म। सिमिलरली रेट्रोवायरस को हमने क्या कर दिया, डिसआर्म। और जैसे ही हमने इसको डिसआर्म करा, नाउ, फिर आप लिखोगे बच्चा नाउ
नाउ वी यूज्ड इट टू डिलीवर, नाउ वी यूज्ड इट टू डिलीवर desired gene, now we used it to deliver desired gene into animal cell, into animal cell। तो क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। तो आप क्या करोगे बच्चा, इसको यहाँ पर पॉज करोगे और नोट करोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको टीआई प्लाज्मिड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चा, रेट्रोवायरस से सेम है, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि वही कॉम्पिटेंट होस्ट वाली बात भैया, किस तरीके से जो है हम डीएनए को जो है अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसको हम किस तरीके से भैया होस्ट के अंदर ट्रांसफर करें, जिससे कि होस्ट आपका क्या बन जाए, ट्रांसफॉर्मेंट बन जाए। तो कौन से वो मेथड्स हैं, कौन सी वो टेक्निक्स है उनकी, चलो आओ अब हम बात करते हैं। क्या आपने नोट कर लिया? चलो अब देखो, अब जरा देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से जो है एक जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है जिसको आप सेल के अंदर पहुंचा नहीं सकते हो। सबसे पहले जरा आप समझो डीएनए आपका कैसा है, डीएनए है बच्चा आपका नेगेटिवली चार्ज। दूसरा जो आपका डीएनए है वो कैसा है, वो है बच्चा आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक। अब जरा सेल मेम्ब्रेन को देखो, घुसने के लिए उसको सेल मेम्ब्रेन पार करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो जब वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, जरा समझना, सेल मेम्ब्रेन को बच्चा पार करना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन में आपने देखा है कि भैया सेल मेम्ब्रेन क्या है भैया, लिपिड बाइलेयर है, ठीक बिल्कुल, हाँ सर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो जब आप देखते हो तो उसके पास बच्चा एक हेड है एक टेल है, ठीक है। जब आप देखते हो हेड तो क्या है आपका बच्चा हाइड्रोफिलिक है, बट जो टेल है वो होती है हाइड्रोफोबिक। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो आपका हेड होता है ना बच्चा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है कौन सा जा रहा है, फर्क पड़ता है टेल को। टेल जो है वो डिसाइड करती है कौन अंदर जाएगा सेल के और कौन बाहर निकलेगा सेल से, समझ रहे हो। तो ये जो और आपकी जो टेल होती है बच्चा वो कैसी है, वो है हाइड्रोफोबिक। तो जो आपकी जो टेल दिख रही है देखो कुछ इस तरीके से ही तो दिखती है मेम्ब्रेन, जरा देखो फिर से याद दिलाता हूं मैं आपको, क्या इस तरीके से कुछ बनाया था हमने स्ट्रक्चर बच्चा, बताना जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखो ये दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से आपकी लिपिड बाइलेयर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये वो टेल है, और ये कैसा है, ये है आपका हाइड्रोफोबिक। तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक कोर। और जो किसी भी मेम्ब्रेन का बच्चा एक नेचर होता है जिसको आप कहते हो सीलिंग नेचर, यानी कि वो डिसाइड करती है कि भैया कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, समझ रहे हो। तो हाइड्रोफोबिक कोर जो होती है बच्चा वो सीलिंग नेचर होती है, किसका बच्चा, वही सीलिंग नेचर डिसाइड करती है किसका, आपका सेल मेम्ब्रेन का, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। अब ये है हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये चाहेगी कि सेम मॉलिक्यूल ही इसमें से पास करे, समझ रहे हो आप। यानी कि ये हाइड्रोफिलिक को अलाउ नहीं करेगी, ये हाइड्रोफोबिक को ही अलाउ करेगी। तो क्या डीएनए जो है इसमें से निकल जाएगा, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और वो जो है बच्चा आपका हाइड्रोफिलिक है, तो वो हाइड्रोफोबिक कोर में से पार नहीं कर सकता। आपको ये बात याद रखनी है बच्चा कि जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ये जो आपको मेम्ब्रेन का दिख रहा है हेड वाला पार्ट, ये डिसाइड नहीं करता कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, नहीं बच्चा, ये जो टेल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है हाइड्रोफोबिक कोर, ये डिसाइड करती है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। तो भैया क्या हाइड्रोफोबिक लगता है आपको हाइड्रोफिलिक को अलाउ करेगा, भैया सेम नेचर वाले लोग ही सेम नेचर को अलाउ करते हैं। सपोज करो आपका ग्रुप है पढ़ने वालों का, तो क्या आप किसी एक ऐसे बच्चे को अलाउ करोगे अपने साथ रहना जो बिल्कुल पढ़ाई की बात ना करता हो, जो दिन भर फालतू के काम करता हो, नहीं, आप ऐसे किसी को भी नहीं चुनोगे, आप चाहोगे पढ़ने वाला ही अंदर आए। तो सेम वे में हाइड्रोफोबिक कोर चाहती है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल ही अंदर आए, हाइड्रोफिलिक ना आए, तो डीएनए नहीं जा सकता। तो अब हम इसको किस तरीके से जो है क्या करेंगे, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है तो भैया हमें चार्ज को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं जिसको अब हम देखेंगे कि किन टेक्निक्स के थ्रू हम इन चैलेंजेस को जो है क्या करेंगे बच्चा, टैकल करेंगे। तो आओ देखो, जो बात मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से बताई है उसको चलो आओ लिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट, यानी कि कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है बच्चा, होस्ट कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, यानी कि हमें होस्ट को सक्षम बनाना होगा जिससे कि वो जो है उस मॉलिक्यूल को ले सके, सक्षम कह लो समर्थ कह लो, समझ रहे हो। तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट विद आर डीएनए, इससे कराना भी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। अब जरा देखो
तो मैंने सबसे पहले आपको क्या चैलेंजेस बताए, उन चैलेंजेस को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो बच्चा आपको डीएनए दिख रहा है वो क्या है, एक तो भैया वो है नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए क्या है बच्चा, नेगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा भैया ये है आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ये है भैया हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ये है डीएनए भैया। दूसरी तरफ देखो जरा बच्चा, सेल मेम्ब्रेन, जो आपको सेल मेम्ब्रेन दिखती है बच्चा वो क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, तो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है वो है बच्चा क्या, सेल मेम्ब्रेन हैव हाइड्रोफोबिक कोर। इसके पास होती है बच्चा हाइड्रोफोबिक कोर जो कि इसको अलाउ नहीं करेगी। सेल मेम्ब्रेन हैव हाइड्रोफोबिक कोर। सो आप यहां पर फिर क्या लिखोगे, आप लिखोगे सो डीएनए, सो डीएनए कैन नॉट, सो डीएनए कैन नॉट पास थ्रू, so DNA cannot pass through cell membrane, so DNA cannot pass through cell membrane। तो भैया जो डीएनए है वो सेल मेम्ब्रेन से आपका पास नहीं कर सकता है। ये आपके आगे चैलेंजेस हैं, अब इनको आपको टैकल करना है कि भैया किस तरीके से जो है वो हम कराएंगे इस काम को। तो जरा सुनना, अब जो हम सबसे पहला मेथड बात करेंगे वो होगा बच्चा हीट शॉक मेथड। नाम से ही पता लग रहा है हीट शॉक मेथड, कुछ हीट का इस्तेमाल होगा, कुछ तो हम मतलब करेंगे। तो आप सबसे पहले इसको पॉज करोगे और नोट करोगे। कर लिया, हो गया, चलो देखो आगे। तो सबसे पहले आप डालो नंबर 1 करते हुए हीट शॉक मेथड। आप डालोगे बच्चा हीट शॉक मेथड, हीट शॉक मेथड। अब जरा देखो, अब देखो जो आपके पास चैलेंज है वो है बच्चा डीएनए नेगेटिवली चार्ज। तो हम कुछ सेटिस्फाई करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चा, एक जो है आपका सपोज करो इस तरीके से एक व्हीकल ले लिया, टेस्ट ट्यूब ली, कुछ ही समझ लो आप। उसके अंदर हमने क्या करा, एक तो बैक्टीरियल सेल डाल दी, सपोज करो मैं बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका डीएनए डाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वहीं पर डालते हैं कुछ डाईवैलेंट कैटायंस। क्या डालते हैं बच्चा, डाईवैलेंट कैटायन, यानी कि ऐसा कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, डाईवैलेंट मतलब जिसके पास +2 हो, उसी को तो डाईवैलेंट कहते हो। तो हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो हमने बैक्टीरियल सेल डाल दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जो है आपका क्या डाला बच्चा, डाईवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम आयन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो कैल्शियम आयन है ये बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, डीएनए के साथ। तो भैया चार्ज की समस्या हमने जो है सॉल्व कर दी। अब हमारे आगे चैलेंज है कि भैया हम इसे अंदर कैसे पहुंचाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा, जो हमने वो ली है आपकी बैक्टीरियल सेल, जिस ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर आपके डाईवैलेंट कैटायन और डीएनए मॉलिक्यूल वो तो दोनों बाइंड कर चुके हैं, वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको जो है पहले रखते हैं आइस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसको देते हैं हीट, यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर देते हैं आइस, फिर देते हैं हीट, फिर देते हैं आइस, फिर देते हैं हीट। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। सर इससे होगा क्या, जब किसी को लगातार हीट आइस दी जाती है तो बच्चा उसका शॉक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो अब इसकी जो सेल आपकी मेम्ब्रेन है इसमें क्या होगा, टेम्परेरीली, ध्यान से सुनना, टेम्परेरी पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, थोड़े बड़े बड़े पोर्स हो जाएंगे, यानी कि थोड़ी जो है दूर हो जाएंगे। ये जो आपको दिख रही थी टेल्स, ये जो है क्या करेगा, थोड़ा इनके अंदर बेटा पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका एंटर कर जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं आपका बच्चा हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो मैं लिखना शुरू करूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जरा देखो, तो आप यहां पर लिखोगे टू मेक होस्ट। तो होस्ट को सक्षम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टू मेक टू मेक होस्ट कॉम्पिटेंट, टू मेक होस्ट कॉम्पिटेंट। देखो कॉम्पिटेंट का मतलब बच्चा सक्षम, समर्थ बनाना उसको। टू टेक अप, किसके लिए समर्थ बनाना है, किसके लिए सक्षम बनाना है, कि भैया वो डीएनए को ले सके। टू टेक अप डीएनए, टू टेक अप डीएनए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा भैया, उसे ट्रीट करना होगा किसके साथ, डाईवैलेंट कैटायन के साथ। तो आप यहां पर लिखोगे ट्रीट इट, तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा ट्रीट इट विद, किसके साथ ट्रीट करना होगा आपको, विद डाईवैलेंट कैटायंस। टू ट्रीट इट विद डाईवैलेंट कैटायंस,
सच एज कैल्शियम आयन, जिनके पास है आपका बच्चा +2 चार्ज, सच एज कैल्शियम आयन, सच एज कैल्शियम आयंस, राइट। अब होगा क्या, जो आपको यहाँ पर कैल्शियम आयन दिख रहा है बाइंड कर जाएगा किसके साथ, आप लिखोगे कैल्शियम आयंस बाइंड्स टू डीएनए। ये क्या करेगा बच्चा, डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। देखो आप पहले इसको यहां तक नोट करो, आपने नोट कर लिया, पॉज करो और बच्चा इसको यहां तक नोट करो, उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू इस वाली पूरी फॉर्म को दिखा देता हूं। आओ चलो देखो, कर लिया नोट, आओ देखो। अब इस तरीके से ये क्या होता है बच्चा, एक्सपेरिमेंट एक बीकर में चल रहा होता है, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब कह सकते हो आप। यहाँ पर आपकी इस तरीके से प्रेजेंट, मान लो कौन आपकी किस कलर से बनाया जाए यार, थोड़ा येलो कलर से बनाए। आओ देखो, तो ये मैंने बना लिया आपकी बच्चा बैक्टीरियल सेल। तो ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है बैक्टीरियल सेल। इसी के अंदर हमें क्या कराना है, ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका डीएनए मान लो, अरे यार ये इसको इस तरीके से ना मान के थोड़ा डार्कन अप करते हैं। आओ देखो, ये हो गया आपका बच्चा डीएनए मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक। और इससे कौन बाइंड कर चुका है, इससे आके बाइंड कर चुका है बच्चा कैल्शियम। अब कैल्शियम किस कलर से दिखाया जाए, कैल्शियम चलो ग्रीन से तो नहीं दिखाएंगे यार, पर्पल से दिखा देते हैं। तो ये देखो, ये इसके साथ इस तरीके से कैल्शियम बाइंड कर गया, देख रहे हो। तो अब थोड़ी सी नेमिंग करी जाए, आओ देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है डीएनए जो आपका रिकॉम्बिनेंट वाला है, और ये है बच्चा आपका क्या, कैल्शियम आयन, ये है कैल्शियम आयन। अब जब आप ये कर देते हो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दिया जाता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। और याद रखना बच्चा इसका सीक्वेंस हीट शॉक ट्रीटमेंट का, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इसके सीक्वेंस को। हीट शॉक ट्रीटमेंट में सीक्वेंस याद करना है बच्चा, पहले आप दोगे आइस, ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दिया जाएगा बच्चा आपका हीट, आइस के बाद होगी बच्चा आपकी हीट, आइस के बाद होगा बच्चा आपका हीट, और हीट के बाद फिर दिया जाएगा आइस। और अरे यार एक मिनट, इस कलर से नहीं, हीट के बाद दिया जाएगा बच्चा आपका आइस। यानी कि आइस हीट आइस, और आइस की जब आप बात करते हो तो आइस में आपको कितना टेम्परेचर देना है, आपको देना है बच्चा 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब आप ये लगातार करते हो, कई बार करते हो, हीट आइस, देखो सीक्वेंस याद होना चाहिए, आइस हीट आइस, इसी को कहते हैं आपका हीट शॉक ट्रीटमेंट। जब आप इस तरीके से कई बार करते हो तो बच्चा टेम्परेरी पोर्स जो है इसमें जो है ओपन हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल में, और इन्हीं के थ्रू आपका ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये आपका एंटर कर जाता है। क्या आपको समझ में आ गया है या ना, तो मैं लिख दूं एक बार, हाँ सर लिख दो। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आप इस तरीके से लिखोगे, दिस दिस हीट दिस हीट शॉक दिस हीट शॉक ट्रीटमेंट दिस हीट शॉक ट्रीटमेंट enables bacterial cell to take up to take up to take up the recombinant DNA to take up the recombinant DNA। भी इस तरीके से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेती है। मैं हटूं एक बार, आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। फिर इसके बाद अभी हम और जो है क्या बात करेंगे, आपकी बात करेंगे और मेथड्स के बारे में। जो आपने हीट शॉक ट्रीटमेंट देखा बच्चा, हम इसको बैक्टीरियल सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सर एनिमल के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे, प्लांट के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे, चलो आओ उनकी भी अब हम बात और कर लेते हैं, राइट। आप पॉज करोगे और बच्चा नोट करोगे। तो देखो एनिमल सेल में हम क्या करते हैं बच्चा, डायरेक्टली एक इंजेक्शन का यूज करते हैं जिसको आप कहते हो माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि एक निडल ली जाती है, इस तरीके से उसको एनिमल सेल को लिया जाता है, उसके न्यूक्लियस में इस तरीके से इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट, किसको, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इसको आप कहते हो माइक्रो इंजेक्शन। क्या कहते हो बच्चा, माइक्रो इंजेक्शन। तो आप नंबर 2 डालोगे,
और लिखोगे क्या, माइक्रो इंजेक्शन। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भैया, एनिमल्स के लिए। फोटो दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन यानी आप डायरेक्टली जो है क्या करते हो, इंजेक्ट कर देते हो। देखो, तो आप यहां पर लिखोगे यूज्ड फॉर एनिमल्स, यूज्ड फॉर एनिमल, यूज्ड फॉर एनिमल सेल। तो आप इसको इस्तेमाल करते हो किसके लिए बच्चा, एनिमल सेल के लिए, ठीक। और आप यहां पर लिखोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली, recombinant DNA is directly injected, is directly injected into, is directly injected into nucleus of animal cell। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो आप क्या करते हो, इंजेक्शन में लेते हो भैया, उसको सीधे डाल देते हो न्यूक्लियस में एनिमल सेल के। चलो इमेज दिखाता हूं, उससे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो, ये आपको दिख रहा है बच्चे, जरा ध्यान से देखो। ये होल्डिंग पिपेट है, इसके थ्रू आप क्या करते हो बच्चा, इसको पकड़ रहे हो। किसको, ये जो आपकी होस्ट सेल है, जो एनिमल सेल है ना, देखो होस्ट सेल कौन सी आपकी, एनिमल सेल, इसका आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये माइक्रो इंजेक्शन निडल है विद फॉरेन डीएनए, और आप क्या कर रहे हो, इसके थ्रू जो है इसको इंजेक्ट कर रहे हो। इसी को आप कहते हो माइक्रो इंजेक्शन। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी को आप कह रहे हो बच्चा माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो है बच्चा सीधे के सीधे जो है उसके न्यूक्लियस में ट्रांसफर करा जा रहा है, किसको, आपके फॉरेन डीएनए को, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो इस तरीके से हम एनिमल सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हीट शॉक ट्रीटमेंट बैक्टीरियल सेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा बच्चा, सीधे वो दे देगा मेथड्स और सीधे लिख देगा सामने कि किसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात आती है सर प्लांट सेल के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे, तो चलो आओ देखो, प्लांट सेल के लिए सर किसको इस्तेमाल करेंगे, तो यहीं पर डालो नंबर 3, और उसको आप कहते हो बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। यहां पर क्या कराया जाता है बच्चा, एक जीन गन को जो है इस्तेमाल कराया जाता है, और गन से जो है सीधे एक जो है आपका क्या कराया जाता है, डीएनए को ट्रांसफर कराया जाता है। जरा बताता हूं, सब्र रखो। पहले आप हेडिंग डालो बायोलिस्टिक्स, बायोलिस्टिक्स स्लैश जीन गन, बायोलिस्टिक्स स्लैश जीन गन। जरा देखो, आप यहां पर लिखोगे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आप लिखोगे बच्चा यूज्ड फॉर प्लांट सेल, यूज्ड फॉर प्लांट सेल, यूज्ड फॉर प्लांट सेल। अब करते क्या है, जरा ध्यान से आप सुनिएगा। हम क्या करते हैं बच्चा, जो आपका यहां पर क्या कराया जाता है, आपके गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को लिया जाता है और उनको जो है कोट कराया जाता है, किससे बच्चा, डीएनए से। आपको याद रखना है किसको किससे कोट कर रहे हैं। हमने गोल्ड और टंगस्टन को क्या कर दिया है, कोट कर दिया किससे, डीएनए से। यानी कि जो गोल्ड का अगर पार्टिकल है, टंगस्टन का पार्टिकल है, उसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट है, ना कि डीएनए के ऊपर गोल्ड पार्टिकल प्रेजेंट है। समझना बच्चा, देखो इस तरीके से, ये आपका हो गया गोल्ड का पार्टिकल, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरीके से डीएनए जो है क्या करा गया, कोटेड करा गया है। आपको समझ में आ रहा है, ना कि डीएनए के ऊपर गोल्ड और टंगस्टन को कोट करा है, नहीं, गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर डीएनए को कोट करा गया है। उसके बाद जो है क्या कराया जाता है, इन पार्टिकल्स को आपकी गन में डाला जाता है, जिसको आप कहते हो जीन गन। और फिर जो है इसकी जो है बच्चा एक हाई वेलोसिटी से आप बॉम्बार्ड कराते हो, क्या कराते हो, बॉम्बार्ड कराते हो। किसके ऊपर बॉम्बार्ड कराओगे, प्लांट सेल के ऊपर, जिससे कि वो उसके अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो मैं इस बात को लिखता हूं, फिर जीन गन आपको दिखा भी देता हूं। तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड और टंगस्टन। ये इससे पहले सवाल आ चुका है भैया कि डीएनए को किससे कोट करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन। ये नीट में आपसे पूछा जा चुका है, याद रखने आपको ये सारे पॉइंट्स। गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड और टंगस्टन। तो मैं यहां पर इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, गोल्ड और टंगस्टन। कहां गया यार पेन, ये रहा। गोल्ड और टंगस्टन इज कोटेड विद, तो भैया किसको किससे कोट कर रहे हैं, ये याद है ना भैया। गोल्ड का पार्टिकल ले लिया, उसके ऊपर डीएनए जो है आपका कोट करा गया, ना कि डीएनए को जो है कोट करा गया किससे, गोल्ड और टंगस्टन से, ठीक है। गोल्ड और टंगस्टन को कोट करा गया है किससे, डीएनए से। इज कोटेड विद डीएनए,
बच्चा इस लाइन उल्टी कर दी, आपको लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी, आप टिक करके आ जाओगे, बट एक्चुअली में आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो गोल्ड और टंगस्टन इज कोटेड विद डीएनए एंड देन bombarded and then bombarded and then bombarded with and then bombarded with हाई वेलोसिटी। फिर इसका क्या करा जाता है, बॉम्बार्डमेंट करा जाता है विद हाई वेलोसिटी, बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी ऑन टू प्लांट सेल। किसके ऊपर भैया, प्लांट सेल के ऊपर, ऑन टू प्लांट सेल। आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं जीन गन का, राइट। जरा इसको आप नोट करो। अब बताओ, इसके अलावा एक और चीज तो आपने अभी अभी पढ़ी थी, क्लोनिंग वेक्टर किसके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए, कौन से, आपको याद है ना बच्चा, आपने टीआई प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस देखे थे, तो इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। यूज ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर सच एज एग्रोबैक्टीरियम एंड रेट्रोवायरसेस, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं भैया ट्रांसफर के लिए। याद है ना, इनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है भैया, ये अपने आप पहुंचा देते हैं उसको अंदर। हाँ सर, अच्छे से हमें याद है, तो ये वाला पॉइंट भी अभी हम लिखेंगे, बट सबसे पहले आप इसको नोट करो, देन उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं क्या डायग्राम जीन गन का। हो गया नोट, आओ देखो, अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं जीन गन का। जीन गन ये रही, देखो ये आपको दिख रही है, ये है बच्चा आपकी जीन गन। तो इसमें क्या करा गया है, इसके अंदर भैया आपके गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो कि आपके कोटेड करे गए हैं उस फॉरेन डीएनए से, या उस डिजायर्ड जीन से, सॉरी उस डिजायर्ड डीएनए से जो हमने बनाया है, जिसको आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या करा गया है, गोल्ड और टंगस्टन को जो है बच्चा, उसके ऊपर गोल्ड और टंगस्टन को कोट करा गया है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। देन उसके बाद जो है इस तरीके से खट 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 जो है आपकी बॉम्बार्डमेंट कराई जाती है प्लांट सेल के ऊपर। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, प्लांट दिख रहा है, इस तरीके से जो है ट्रांसफर आपका करा जाता है। इसी को कहते हैं जीन गन या फिर बायोलिस्टिक्स। तो आपको ये मेथड भी समझ में आ गया। अब ये आ गया तो जरा ध्यान से देखो, अब एक पॉइंट और मैं लिखा देता हूं जो कि आपको अच्छे से आता है। फोर्थ आपका आ जाता है भैया यूज ऑफ, फोर्थ आ जाता है भैया यूज ऑफ डिसआर्म्ड वेक्टर, यानी कि ऐसे वेक्टर जिनको आपने डिसआर्म कर दिया, जैसे कि बच्चा टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया, अगर मॉडिफाई नहीं करते तो वो क्या करता है, ट्यूमर को इंड्यूस करता, तो आपने क्या कर दिया, उसको डिसआर्म कर दिया। रेट्रोवायरसेस को भी आपने डिसआर्म कर दिया, नहीं तो वो कैंसरस सेल प्रोड्यूस करता, ठीक है। तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, यूज ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स such as agrobacterium and retrovirus, such as agrobacterium and retrovirus। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। अभी ये पॉइंट पढ़ के आए थे भी, इनका भी तो इस्तेमाल कर रहे थे हम ट्रांसफर करने के लिए। आपको पता है रेट्रोवायरस का एनिमल्स के लिए और आपका एग्रोबैक्टीरियम का बच्चा प्लांट के लिए। बताओ हाँ या ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम शुरू करेंगे बच्चा क्या, आपका प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि अब हम जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अब तक मैंने आपसे कहा था ना कि भी हम डीएनए को जो है कहीं से लेके आएंगे जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन होगा, तो हम उसे निकालेंगे कैसे। देखो वो डीएनए आपका किस में प्रेजेंट हो सकता है, जो डीएनए के अंदर मुझे डिजायर्ड जीन चाहिए वो डीएनए या तो आपका प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, या फंगल सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हम उसको आइसोलेट कैसे करेंगे उस जेनेटिक मटेरियल को जिसके अंदर मेरा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो उसको किस तरीके से हम आइसोलेट करेंगे ये अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है बच्चा आपका आइसोलेट करना। किसको आइसोलेट करना, आपके जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है, ठीक है। जब आप उसको आइसोलेट कर लोगे, किसको, आप जेनेटिक मटेरियल को, सेकंड स्टेप आपका क्या आता है, आपका सेकंड स्टेप आता है भैया उस डीएनए को फ्रेगमेंट करना। किससे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। यानी कि आप उस डीएनए के कई सारे टुकड़े करोगे, फिर उन टुकड़ों में से वो टुकड़ा ढूंढोगे जो टुकड़ा आपको चाहिए, यानी कि सेपरेट करोगे। और उस प्रोसेस को किसके थ्रू करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जो कि हमारा अगला मेन टॉपिक होने वाला है। बट आइसोलेशन भी आपको आना चाहिए अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, राइट। तो चलो आओ अब हम जो है हम शुरू करते हैं आगे पढ़ना। देखो तो चलो अब आप लिखोगे बच्चा क्या, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि भैया कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी। देखो अगर मैं चाहता तो मैं शुरुआत से ही इसको इसी तरीके से जो है क्या कर सकता था, स्टार्ट कर सकता था। देखो सबका अपना अपना स्टाइल होता है इस चैप्टर को पढ़ाने का, ठीक है, कुछ लोग जो है सबका अपना अपना स्टाइल है भाई पढ़ाने का, ठीक है। मैं चाहता तो शुरुआत इससे करता, इसी के अंदर जब वेक्टर वाला टॉपिक आता तो पूरा वेक्टर वहां से यहाँ एक्सप्लेन करता, बट बात बराबर है, वहां पर आपने जान लिया, अब आप थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर जानोगे प्रोसेसेस को, क्योंकि मेरा मानना है थोड़ा एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर लेना चाहिए, जिससे बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो पढ़ने में। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना मेरे बाद, इसको बच्चा यकीन मानना आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, आपसे एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है, राइट। पढ़ना जरूर यार अपने आप से, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा बट खुद से भी पढ़ना प्लीज। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा बच्चा आइसोलेशन, तो आप यहाँ पर डालोगे फर्स्ट पॉइंट, क्या डालोगे, आइसोलेशन। भैया मुझे जो है सपोज करो कोई काम दिया गया कि मुझे जो है आपका कोई डिजायर्ड किसी के अंदर एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप सबसे पहले वो प्रॉपर्टी कोई डिजायर्ड जीन प्रोड्यूस करेगा, आप उस डिजायर्ड जीन को ढूंढोगे। अब वो डिजायर्ड जीन किसी ना किसी डीएनए का तो पार्ट होगा, बिल्कुल होगा सर, तो वो डीएनए किसी ना किसी के अंदर तो प्रेजेंट होगा। अब वो प्लांट सेल हो सकती है, वो बच्चा फंगल सेल हो सकती है यानी फंजाई, वो बच्चा आपकी बैक्टीरियल सेल हो सकती है, वो एनिमल सेल हो सकती है, राइट। तो इस समय से हमें आइसोलेट करना पड़ेगा ना किसको, अपने जेनेटिक मटेरियल को, तो उसी प्रोसेस को हम जानने वाले हैं किस तरीके से हम आइसोलेट करते हैं। तो जरा ध्यान से आप देखो, तो आप यहां पर लिखोगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करता हूं तो जरा सुनना, अगर आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो बच्चा, उन सब के अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो तो वो आपको देखने को मिलता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में भी जब आप बात करते हो तो मोस्टली आपको देखने को मिलता है कौन बच्चा, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको जो है देखने को मिलता है कौन, जेनेटिक मटेरियल। तो ये वाली बात भी मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक। जरा देखो तो आप क्या लिखोगे बच्चा, ये बात आपको वैसे सबको पता होती है, कोई बड़ी बात ये है नहीं। तो न्यूक्लिक एसिड है, जो बच्चा आपको न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है, न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल, इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक मिनट, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। और मेजरली इसके अंदर क्या होता है, आप ये वाली बात भी लिख लो, आप लिखोगे मेजॉरिटी किसकी होती है, मेजॉरिटी होती है बच्चा आपकी किसकी, मेजॉरिटी होती है आपकी बच्चा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, जिसको आप कहते हो बच्चा डीएनए, क्या कहते हो आप इसको, कहते हो डीएनए, जिसको आप कहते हो बच्चा डीएनए। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हम किस तरीके से जो है बच्चा डीएनए को आइसोलेट करके लेके आएंगे, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा ना जो मुझे डिजायर्ड जीन चाहिए वो किसी डीएनए का हिस्सा होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा होगा। वो जेनेटिक मटेरियल एनिमल सेल का हो सकता है, प्लांट सेल का हो सकता है, फंगल सेल का हो सकता है, बैक्टीरियल सेल का हो सकता है। एक बात बताना, जब मैं किसी एनिमल सेल को लेता हूं तो क्या सिर्फ और सिर्फ उस सेल के अंदर, मुझे जरा बताना, सबसे पहले तो उस सेल को जो आप देखोगे तो ऐसा नहीं है डीएनए आप गए और सेल ने दे दिया, नहीं बच्चा, उसके बाद भी सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। सेल वॉल कुछ आपको फंजाई में सेल वॉल देखने को मिलती है, प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद आप जाओगे तो सेल मेम्ब्रेन तो बच्चा सबके पास है, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तोड़नी पड़ेंगी, तभी तो जाके आपको क्या मिलेगा, आपको आपका डीएनए मिलेगा। और सिर्फ डीएनए नहीं मिलेगा, जो आप देखते हो एक सेल के अंदर भी है, डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, लिपिड भी प्रेजेंट है। यानी कि सबसे पहला चैलेंज है कि मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, किसको ब्रेक करना पड़ेगा, सेल को। जब मैं उस सेल को ब्रेक करूंगा, यानी कि सेल में अगर देखो प्लांट सेल है, फंगल सेल है, तो आपको सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके तो आपका जो है जितना भी एंटायर मटेरियल अंदर प्रेजेंट है डीएनए के साथ वो सब बाहर निकलेगा।
जब निकलेगा तो क्या क्या निकलेगा, आपका डीएनए निकलेगा, आपका प्रोटीन निकलेगा, आपका आरएनए निकलेगा, आपका लिपिड्स निकलेगा। इस सब के अंदर से मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए, तो किस तरीके से ये निकलेगा ये सब अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको पॉज करोगे और बच्चा नोट करोगे। आपने पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे वी हैव टू, सबसे पहले आप लिखोगे बच्चा वी हैव टू, वी हैव टू, वी हैव टू ब्रेक, वी हैव टू ब्रेक सेल ओपन टू रिलीज डीएनए। तो भी अगर हमें डीएनए को, सिर्फ डीएनए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट बच्चा आपको पता है कि एक सेल के अंदर सिर्फ डीएनए प्रेजेंट नहीं है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी है, ये सारा कुछ निकल के आएगा। तो मैंने कहा ना, उसको निकालने के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा सेल को। तो सपोज करो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं बच्चा आपका एक यहाँ पर वी कर सा, या फिर आप शुरुआत से ही टेस्ट ट्यूब मान के चल लो। चलो आप इस तरीके से टेस्ट ट्यूब मान लो, राइट। ये देखो, ये आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इस तरीके से आपकी सेल्स प्रेजेंट है। मैं दिखा देता हूं सेल्स को, ये रही आपकी सेल्स, दिख रही है। अब ये सेल कौन कौन सी हो सकती है, जरा ध्यान से आप सुनिएगा। ये सेल आपकी कौन कौन सी हो सकती है, ये आपकी हो सकती है बच्चा प्लांट सेल, ये आपकी हो सकती है बच्चा प्लांट सेल, ठीक है। ये आपकी हो सकती है बच्चा फंगल सेल। भाई हम तो सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, किसी एक को थोड़ी, यहाँ पर हम जो है पढ़ रहे हैं कि भी हमें ऐसे तोड़ के निकालना है। तो ये कौन कौन सी हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, फंगल सेल हो सकती है, आपकी बैक्टीरियल सेल हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो बैक्टीरिया, और आपकी बच्चा एनिमल सेल, एनिमल सेल। अब मुझे जो है इनको ब्रेक करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जैसे प्लांट के अंदर आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट है, फंगल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसको आप कहते हो काइटिनेज। प्लांट सेल सेलुलोज की बनी होती है, तो इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसको आप कहते हो सेलुलेज। बैक्टीरिया और एनिमल सेल को बच्चा जो ब्रेक कर देता है वो होता है आपका लाइसोसोम। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब ब्रेक करने वाले हैं। किसको ब्रेक कर देंगे, इस सेल को। तो कौन कौन ब्रेक करेगा, जरा ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या क्या बताया बच्चा, मैंने आपको बताया कि जो आपकी प्लांट सेल है उसको ब्रेक कौन करेगा, उसको आपका ब्रेक करेगा कौन बच्चा, इसकी प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो इसको ब्रेक करने वाला एंजाइम कहलाता है सेलुलेज। क्या कहलाता है, सेलुलेज, ठीक। जो फंगल सेल है इसको ब्रेक, इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है, तो इसको ब्रेक करने वाला एंजाइम कहलाता है काइटिनेज। क्या कहलाता है बच्चा, काइटिनेज। और जो बैक्टीरियल और एनिमल सेल है इसको ब्रेक कर देता है बच्चा आपका लाइसोजाइम। कौन, लाइसोजाइम। इसको आपका ब्रेक कर देता है बच्चा लाइसोजाइम। कौन ब्रेक कर देता है, आपका ब्रेक कर देता है बच्चा लाइसोजाइम। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे हैं आपके बच्चा एंजाइम्स। ये सारे के सारे हैं वो एंजाइम्स जो आपके ब्रेक कर देते हैं सेल को। एंजाइम्स ब्रेक कर देंगे सेल को। और जब जैसे ही ये एंजाइम सेल को ब्रेक करेंगे तो बच्चा क्या होगा, कई सारे जो है बच्चा सब्सटेंसेस आपके रिलीज हो जाएंगे। कौन कौन से, डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, आपका लिपिड हो जाएगा। आपका डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। तो देखो अब हम आगे बनाते हैं। अब मैं इसको फर्दर टेस्ट ट्यूब बनाता हूँ, आओ देखो जरा ध्यान से। तो इस तरीके से ये होगी बच्चा आपकी टेस्ट ट्यूब, और जैसे ही ये ब्रेक होगी, यहां पर आप लिख सकते हो सेल ब्रेक। जैसे ही सेल ब्रेक होगी तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, आपको डीएनए देखने को मिलेगा, आपको आरएनए देखने को मिलेगा। देखो डीएनए को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, देख रहे हो, इस तरीके से मैंने किसको दिखा दिया, आपके डीएनए दिखा दिया। कलर बदलते हैं, चलो आओ देखो, डीएनए हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चा क्या, आपका आरएनए। तो ये हो गया बच्चा आपका, सपोज करो आरएनए। अब आप ले लो प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को कौन से कलर से दिखा दें यार, चलो प्रोटीन को स्टार शेप से दिखा देते हैं और पिंक कलर से, ठीक। इसके अलावा और आपके प्रेजेंट होंगे बच्चा आपके लिपिड्स भी, राइट। तो आपके यहाँ लिपिड्स भी बनाए जाएं क्या, नहीं छोड़ो इतना ही काफी है। देखो अब जरा ध्यान से, अब कलर कौन सा लिया गया मार्किंग के लिए, चलो इसी कलर को ले लेते हैं। आओ देखो, तो बच्चा ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बच्चा डीएनए, ये आपको दिख रहा है डीएनए, ठीक है।
हमने मेजोरिटी जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको जो है यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये दिख रहा है बच्चा आपको आरएनए, ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है प्रोटीन। अब मेरे आगे ये चैलेंजेस हैं कि भैया मुझे तो जो है डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भैया आरएनए, मुझे नहीं चाहिए प्रोटीन में। हटू एक बार, भैया मैंने क्या करा, एक प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, कोई सी भी सेल हो सकती है जिसके अंदर मेरा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले तो मुझे डिजायर्ड जीन से पहले वो डीएनए निकालना पड़ेगा जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मुझे इनको तोड़ना पड़ेगा। तो प्लांट सेल को तोड़ेंगे सेलुलोज से, क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। फंगल सेल को हम तोड़ेंगे काइटिनेज से, क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। और बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल को आप लाइसोजाइम एंजाइम से तोड़ दोगे, यानी कि सेलुलेज, काइटिनेज, लाइसोजाइम, ये सारे क्या है? एंजाइम्स जो कि सेल को ब्रेक करेंगे। और जैसे ही सेल ब्रेक होगी तो सेल के अंदर डीएनए दिखेगा, आरएनए दिखेगा, प्रोटीन दिखेगा, लिपिड्स दिखेंगे। अब भैया ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है? सेल के अंदर आपकी आपकी जो है बच्चा, सेल नहीं, इस जो आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अब मुझे तो भाई इसके अंदर क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ डीएनए चाहिए। तो बाकी सबका मुझे क्या करना पड़ेगा? डाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि बाकी सबको भी बच्चा ब्रेक करना पड़ेगा। तभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में किसको ले पाऊंगा? डीएनए को ले पाऊंगा। तो आगे क्या होगा जरा देखो फर्दर स्टेप में। अब जरा ध्यान से देखो फर्दर स्टेप में आगे क्या होता है। अब मैं आगे ले लेता हूं इसको, ठीक है। जरा 1 मिनट रुकना, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं 1 मिनट, जिससे कि बच्चा मैं इसको एज इट इज पेज पर ले सकूं। रखो, तो इसको मैं कर लूंगा बच्चा कॉपी, और आप आ जाइए स्लाइड पर और यहां पर आप कर दीजिए इसको बच्चा पेस्ट। अरे यार ये क्या हो गया? 1 मिनट, इसको मूव करना पड़ेगा ना यार यहाँ से। ये आपका इस तरीके से मूव करके 1 मिनट यहाँ पे आ गया। अब जरा देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चा मेरा डीएनए चाहिए प्योर फॉर्म में, मुझे आरएनए प्रोटीन नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसका डाइजेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं बच्चा? इसका करा देते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन किससे कराएंगे? इनका, इनके एंजाइम से। यानी कि डाइजेशन का मतलब बच्चा इनका ब्रेक डाउन करा देना। आरएनए को तोड़ दो, डीएनए को तोड़ दो। तो सर डीएनए को नहीं तोड़ना बच्चा, प्रोटीन को तोड़ना है। तो डीएनए तो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, तो अब हम क्या करा देंगे? इनका डाइजेशन। जरा ध्यान से अब आप देखिएगा, कलर ले लिया जाए आपका, चलो इसको ले लेते हैं। जरा देखो अब इसके बाद क्या होगा? इनका होगा डाइजेशन, इनका होगा बच्चा आपका डाइजेशन। यार ये एरो ज्यादा लंबे कर दिए, 1 मिनट रुकना। अब इनका होगा बच्चा डाइजेशन, और इनके डाइजेशन के लिए आपको लगेंगे इनके एंजाइम्स। इनके डाइजेशन के लिए आपको लगेंगे इनके एंजाइम्स। और उनके एंजाइम्स का नाम क्या है? जरा देखो, इनके एंजाइम्स का नाम है आपका बच्चा, देखो आरएनए को तोड़ना है तो आपको यूज करना होगा आरएनएज, जिसको आप कहते हो राइबो न्यूक्लियेज। क्या कहते हो बच्चा? राइबो न्यूक्लियेज, राइबो न्यूक्लियेज, राइबो न्यूक्लियेज। और प्रोटीन को तोड़ना है तो इसका एंजाइम होता है भैया प्रोटीएज, प्रोटीएज। तो आपने देखा इसने क्या करा, इसने बेसिकली क्या करा, आरएनए राइबो न्यूक्लियस जिसको आरएनएज कहते हो उससे आपने ब्रेक डाउन कर दिया किसका? आरएनए का। प्रोटीएज का इस्तेमाल करके आपने ब्रेक डाउन कर दिया प्रोटीन का। यानी कि अब जो प्योर फॉर्म में जो बचा है बच्चा, वो बचा है डीएनए। बट ये डीएनए के साथ साथ भैया ब्रोकन आरएनए भी पड़ा हुआ है, ब्रोकन प्रोटीन भी पड़ा हुआ है। तो इनको कैसे हम आइसोलेट करेंगे? जरा देखो, अब हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि इस ट्यूब को क्या करते हैं, इस तरीके से घुमाया जाता है। जब आप इस तरीके से इसको घुमाते हो तो बच्चा जो आपका प्रोटीन और आपका आरएनए है ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो आपका डीएनए है वो ऊपर की तरफ जो है आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। समझ रहे हो? देखो इसका, इसके बाद हम कराते हैं बच्चा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद होगा बच्चा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन आगे की प्रोसेस होती है बच्चा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डाइजेशन बाय आरएनए का किससे करा दिया? राइबोन्यूक्लियस से, प्रोटीन का प्रोटीएस से। इसके बाद होता है बच्चा सेंट्रीफ्यूगेशन। और जब आप इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जरा ध्यान से देखो, तो मैंने किस कलर से बनाया था प्रोटीन को, जरा देखते हैं। ये आपका इस तरीके से यहाँ पर बैठ जाएगा, आरएनए दिख रहा है, ये देखो आरएनए आपका यहाँ पर बैठ गया। और पिंक कलर से था आपका प्रोटीन, देखो। और इस तरीके से आपका बच्चा प्रोटीन भी यहाँ पर बैठ गया, देख रहे हो?
और यहाँ पर कौन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ यहाँ पर बच्चा आपका डीएनए। बट आप अभी भी इसको इस तरीके से आइसोलेट नहीं कर पाओगे, अभी भी आपको समय लगेगा, रुको। तो आपको समझ में आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको क्या क्या देखने को मिला। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बच्चा आपको यहाँ पर बैठता हुआ तो कौन देखने को मिल गया, ये है बच्चा आपका आरएनए, ठीक है, ये है आपका प्रोटीन। बट फर्क है बच्चा, ये डाइजेस्टेड फॉर्म में है अपनी, ये क्या है, ये दोनों के दोनों आपके हो चुके हैं डाइजेस्टेड, ये दोनों के दोनों हैं आपके बच्चा डाइजेस्टेड। सिर्फ एक ही है जो अपनी प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, वो है आपका डीएनए। और ये दिख रहा है बच्चा आपको आपका डीएनए। अब आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो अब हम करते क्या है बच्चा, अब हम इसके अंदर एडिशन करते हैं चिल्ड इथेनॉल का। आपको याद रखना है इथेनॉल हमने कैसी डाली है, चिल्ड डाली है बिल्कुल। तो हम एडिशन करेंगे किसका बच्चा, आपके चिल्ड इथेनॉल का। चिल्ड इथेनॉल का जैसे ही आप एडिशन करोगे तो बच्चा होता क्या है, ये जो डीएनए होता है ये आपका प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। और जैसे ही इसका प्रेसिपिटेट बनता है वो ऊपर अपने आप दिखता है, अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। फिर हम क्या करते हैं, एक डंडी सी लेते हैं और उससे इसको इस तरीके से करते हुए निकाल लेते हैं, जिस प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा स्पूलिंग। यानी कि जो डीएनए को आप जो सेपरेट करते हो, जो सेपरेट करा है इसको रिमूव करना इससे, इस सस्पेंशन से, ये कहलाता है बच्चा आपका स्पूलिंग। क्या कहलाता है आपका स्पूलिंग। तो आप इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, आप इसके बाद यहाँ पर करोगे एडिशन। इसके बाद बच्चा आप यहाँ पर करोगे एडिशन, किसका एडिशन करोगे, आप एडिशन करोगे बच्चा किसका, कलर कहाँ गया यार, देखो। आप इसके बाद आप यहाँ पर एडिशन करोगे बच्चा किसका, चिल्ड इथेनॉल का। तो आप यहाँ पर लिखोगे अगली स्टेप में होता है बच्चा एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल का आप कर दोगे बच्चा एडिशन। और जैसे ही आप एडिशन करोगे क्या हो जाएगा बच्चा, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा बच्चा आपका प्रेसिपिटेट। देखो देखो इस तरीके से आपका सस्पेंशन, यहाँ भी तो सस्पेंशन बनाना था यार, ये देखो ये बन गया आपका, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट है। और आपका ये हो गया, ठीक है, इसी सस्पेंशन के अंदर। और आपका डीएनए इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। एक मिनट देना। देखो इस तरीके से एक स्टिक का हम जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखो ये आपकी एक स्टिक हो गई, ठीक है। इसके अराउंड क्या होता है, देखो डीएनए इस तरीके से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन गया डीएनए का। तो आप इसको इस तरीके से क्या करते हो, रिमूव कर लेते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे डीएनए प्रेसिपिटेट्स। आप यहाँ पर लिख दोगे बच्चा डीएनए क्या हो गया, डीएनए प्रेसिपिटेट्स, डीएनए प्रेसिपिटेट्स, यानी इसका पीपीटी बन गया प्रेसिपिटेट्स। और इसको आगे क्या करा जाएगा, आगे इसको बच्चा रिमूव कर लिया जाएगा। उस प्रोसेस को आप कहते हो स्पूलिंग, उस प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा स्पूलिंग। तो आप यहाँ पर लिख भी दोगे, आप लिखोगे डीएनए दैट सेपरेट्स आउट, डीएनए दैट दैट सेपरेट्स, डीएनए दैट डीएनए दैट सेपरेट्स आउट, डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। तो उसको आप रिमूव कर सकते हो किस प्रोसेस के थ्रू, स्पूलिंग। तो ये जो आपको आपको स्टिक दिख रही है ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, इसको इस तरीके से आप जो निकाल रहे हो इसी को आप कहते हो बच्चा स्पूलिंग, इसी को आप कहते हो बच्चा स्पूलिंग। ठीक, क्या आपको इतना समझ में आ गया है ना। एक बार डायग्राम दिखाऊंगा आपको इसी स्पूलिंग का, आओ चलो देखो दिखाता हूँ। ये रहा, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, देखो दिख रहा है इसमें ऊपर आपको सस्पेंशन दिखाया है, इसके अंदर देखो जैसे ही आपने चिल्ड इथेनॉल ऐड करा तो इसका पीपीटी बन गया, डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। तो ये आपको दिख रहा है, ये रहा डीएनए प्रेसिपिटेट्स, ये रहा डीएनए प्रेसिपिटेट्स, ये है आपका डीएनए का प्रेसिपिटेट। देख रहे हो इसको किस तरीके से, ये जो आपको स्टिक सी दिख रही है जिससे इसको निकाल रहे हैं, इसको आप कहते हो बच्चा क्या, इसको आप कहते हो स्पूलिंग। इस प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा क्या, स्पूलिंग। तो आपको ये स्पूलिंग भी याद रखना है, स्पूलिंग किस प्रोसेस को कहते हैं। मैंने वहां पर भी लिखवा दिया है, आपके एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है, राइट।
ये जो आपको डायग्राम दे रखा है बच्चा, किसका दे रखा है? एनसीईआरटी का ही दे रखा है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ये देखो हो गया। तो आपको समझ में आ गया स्पूलिंग? बताओ हाँ या ना। दिख रहा है किस तरीके से डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया। ये कब प्रेसिपिटेट होता है? जब आप चिल्ड इथेनॉल इसके अंदर डालोगे, तब जो है बच्चा ये प्रेसिपिटेट आपका हो जाता है। इस तरीके से आपने वो डीएनए निकाल लिया। अब डीएनए निकाल लिया भैया, डीएनए के अंदर तो भैया बथेरे जीन्स प्रेजेंट है, आपको तो आपका डिजायर्ड जीन चाहिए। तो क्या करते हो आप? जो है उसको उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटोगे जिसको आप उस वेक्टर को काटने के लिए भी आप जिसका इस्तेमाल करोगे। तो आज तो सेकंड स्टेप में क्या होगी? कटिंग होगी बच्चा। किसकी कटिंग होगी? सेकंड स्टेप में आपकी कटिंग होगी। आपने ये जो डीएनए निकाला है इसकी कटिंग करोगे किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब जो है मैं इसको इस स्टेप को नहीं लिखाऊंगा किस तरीके से कटिंग होती है, क्या होती है, क्योंकि ये जो है बच्चा प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन इस बात का हो चुका है। राइट, आपको समझ में आ गया? जरा देखो एक बार मैं आपको फिर से जो है सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं जिससे आप नोट कर सको। तो बच्चा ये आपकी पहली स्लाइड थी, आपने मुझे यकीन है आपने नोट कर लिया होगा। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लिया नोट। देखो अब सेकंड स्लाइड पे आ जाओ। आप क्या करोगे बच्चा? इसको भी पॉज करके नोट कर लोगे। मैं हटता हूं एक बार, आप पॉज करो और इसको बच्चा नोट कर लो। ठीक, कर लिया पॉज, हो गया नोट। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट स्लाइड पर। आप बच्चा इसको भी पॉज करोगे और नोट कर लोगे। इसको आप पॉज करोगे और नोट कर लोगे। ठीक, आ गया समझ में? अब जरा देखो, हो गया पॉज? आओ देखो नोट कर लिया होगा आपने। अब आप डालोगे बच्चा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इसकी क्या है? सेकंड स्टेप में आप करते हो बच्चा कटिंग, जो कि मैंने आपको बहुत बार करा दी है प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है तो वापस से थोड़ी पढ़ाऊंगा, और स्टेप यहाँ पर जरूर लिख दूंगा। आप करते हो बच्चा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, जो आपने डीएनए निकाला आप उसको कई सारे टुकड़ों में तोड़ दोगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या आपको समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। तो फ्रेगमेंटेशन कर दोगे आप उस डीएनए का, किससे? आप उससे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। जब आपने उस डीएनए के कई सारे टुकड़े कर दिए तो बच्चा आप चाहते हो उस टुकड़े को ढूंढना जिस पर आपका डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, उसको आप ढूंढते हो एक प्रोसेस से जिसको आप कहते हो बच्चा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हो उस प्रोसेस को बच्चा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम समझेंगे। पहले आप जो है लिखोगे इस स्टेप को। क्या लिखोगे इस स्टेप में? आप लिखोगे सेपरेशन ऑफ। थर्ड स्टेप आपकी क्या है? सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड पीस, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। या फिर आप इसको पीसी लिखे लेने दो, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। चलो फ्रेगमेंट ही लिखते हैं यार, वो लाइन ज्यादा अच्छी लगती है। सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी उसका एक टुकड़ा डीएनए का जो हमें चाहिए, बाय प्रोसेस का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम बच्चा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझेंगे और ध्यान से आपको समझना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, बाद में मैं आपको इस पूरी प्रोसेस को लिखवाऊंगा। राइट, आपको समझ में आ गया? चलो आओ देखो। चलो देखो अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर एक डीएनए का इस तरीके से फ्रेगमेंट बनाओ। ये है आपका डीएनए का फ्रेगमेंट, और जैसे ही इस पे आरी ने अपना काम करा तो क्या करा जरा देखो। इसने इस तरीके से कई सारे फ्रेगमेंट्स क्या करे डीएनए के प्रोड्यूस कर दिए, जिसमें से एक हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है। राइट, आपको समझ में आ गया? ये क्या है? एंटायर डीएनए।
और ये हैं आपके बच्चा डीएनए के फ्रेगमेंट्स। अब इसमें से एक वो फ्रेगमेंट है जो हमारे काम का फ्रेगमेंट है, जिसके पास हमारा डिजायर्ड जीन है, यानी कि डिजायर्ड सीक्वेंस है, जो कि हमारा एक डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करके देगा। ठीक, अब हमें इसको जो है सेपरेट आउट करना है, जरा समझना। नेक्स्ट पेज पर मैं आता हूं, अब जरा समझने की आप कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, देखो दो शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल से तो आप समझते हो कि जेल क्या होता है, आप अपने हेयर्स में भी तो लगाते हो जेल, देखा है कितना वो जेल जैसी कंसिस्टेंसी होती है उसकी, यानी कि आप मतलब समझ रहे हो जेल से मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है बच्चा जेल का सेपरेट करने के लिए। किस तरीके से, क्योंकि जेल जो है वो आपका एज अ मीडियम यहाँ पर इस्तेमाल होता है। रीजन उसका ये है उसको इस्तेमाल करने का, जेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चा पोर्स, जेल के पास प्रेजेंट होते हैं पोर्स। तो ये पोर्स जो है हमें मदद करते हैं सेपरेट करने में। किस तरीके से होता है जरा समझने की कोशिश करना। हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से बेस लेते हैं, इस तरीके से सपोज करो आपका बेस ले लिया। अब क्या करते हैं, एक जो है इस तरीके से लेके आते हैं, इसको इस साइड से कवर करते हैं, ऐसा ही दूसरा इस साइड से कवर करते हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से। क्या आपको समझ में आया, एक बॉक्स हमने बना लिया। एक इस तरीके से सपोज करो हमने क्या कर दिया बच्चा, आपका बॉक्स बना दिया, जिसका जो है ये बस जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है बच्चा, ये इसका ओपन है। समझ में आ रहा है आपको, देखो 3D में बना के दिखा, मतलब जितना मैं समझा सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि भैया इसका जो है ये वाला पोर्शन क्या है, इधर से भी कवर है, ये इधर से भी कवर है। यानी कि मैंने क्या करा, देखो इसको इस तरीके से 3D में समझो, इधर से भी कवर, इधर से भी कवर, नीचे से भी कवर, साइड वेज से भी कवर, बस ऊपर से ही क्या है ये ओपन है। अब ये जो आपको ओपन दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं किसको बच्चा, आपके जेल को। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे बच्चा जेल। जो जेल यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है बच्चा, उसको हम कहते हैं एगारोस जेल। क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेटा एगारोस जेल, मोस्ट कॉमन जेल है। और इसको हम ऑब्टेन करते हैं बच्चा सी वीड से। किससे, सी वीड से जो है हम इसको ऑब्टेन करते हैं, किसको, एगारोस जेल को। जब मैं इसके अंदर जेल डाल दूंगा तो जरा समझना, आपको पता है चारों तरफ से कवर्ड है, बस ऊपर से ही क्या है ये ओपन है। और सपोज करो इस तरीके से ये जेल है, सपोज करो ये इस तरीके से जेल है, ये जेल इस तरीके से इसके अंदर क्या भर जाएगा बताओ, हाँ या ना। जेल इस तरीके से भर जाएगा। मैंने इसमें ऑल दो पोर्स नहीं दिखाया, बट जेल के अंदर पोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इस तरीके से जेल इसके अंदर भर गया। जब इसके अंदर ये जेल बच्चा भर जाएगा तो अब हम पता है क्या करते हैं, जरा देखना। अब हम ऊपर से इसको कवर करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे बच्चा, ये जो ऊपर से आपको टॉप से जो ये जो ओपन है, अब हम इसको कवर करेंगे। किससे कवर करेंगे, एक अलग शेप से कवर करेंगे। जरा उस शेप को देखना, वो आपकी शेप बच्चा कुछ इस तरह की होती है। देखो, ये देखो कुछ इस तरह की शेप से अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसको कवर कर देंगे। देख रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कवर कर देंगे। चलो इसको उठा के रख देते हैं इसके ऊपर। ये इस तरीके से मैंने क्या कर दिया बच्चा, इसको कवर कर दिया। देख रहे हो, इस जेल को मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, कवर कर दिया। जब मैं इस जेल को इस तरीके से कवर कर दूंगा तो अब पता है मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। अब मैं इसको हटाऊंगा, जिससे मैंने कवर करा है, कुछ समय तक रखने के बाद मैं इसको हटाऊंगा। जब मैं इसको हटाऊंगा तो जरा ध्यान से आप एक चीज देखिएगा, मैं क्या करूंगा बच्चा, इसको यहां से हटाऊंगा। जो आपको ये दिख रहा है, मैं, अरे यार ये क्या हो गया, जेल को तो यहीं रहने दो। ये मैंने इस तरीके से ये आपका हटा दिया। जब मैं इसको इस तरीके से हटा दूंगा तो जरा मुझे एक बात बताना, क्या इसके अंदर कुछ इस तरीके के जो है आपके फॉर्म हो जाएंगी शेप्स, जरा अच्छे से मुझे बताना। क्या इस तरह की कुछ शेप्स आपकी फॉर्म हो जाएंगी, आप कहोगे हाँ सर। देखो, क्या इस तरह की शेप्स इस जेल के अंदर फॉर्म हो जाएंगी, बताओ हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर, इस तरह की कुछ जो है शेप्स आपकी इस जेल के अंदर हो जाएंगी। अब बच्चा ये जेल है, आप जेल के अंदर आप इस तरह का अगर एक जो है सांचा डालोगे तो क्या इस तरह की जेल शेप ले लेगा, हाँ ले लेगा। तो पता है ये हमने जो है इसके अंदर वेल्स को क्रिएट करा गया है, इनको क्या कहते हैं, वेल्स। यहीं पर हम अपना डीएनए का सैंपल लोड करेंगे, यहीं पर डीएनए का सैंपल क्या करा जाएगा, लोड करा जाएगा। बाकी इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होगा, डीएनए नीचे की तरफ जाएगा, बट ऐसे नहीं जाएगा, जरा समझना। अब हम क्या करते हैं, सेटअप को एज इट इज उठाते हैं और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर सेटअप कर देते हैं। क्या सेटअप कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर सेटअप कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर लगा देंगे बच्चा कैथोड, यहां पर लगा देंगे आपका एनोड।
वहां पर लगा दिया कैथोड, यहाँ पर लगा दिया एनोड। सब जानते हैं कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। और यहां से हम क्या लोड कर देंगे, डीएनए। यहां से हम लोड कर देंगे बच्चा क्या, डीएनए। यहां से हम क्या लोड करेंगे, हम लोड कर देंगे, इससे नहीं लोड करेंगे हम बच्चा, दूसरे जो है सेगमेंट से लोड करेंगे डीएनए। मैं रीजन भी बताऊंगा यहां से क्यों नहीं कर रहे। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें डीएनए को क्या कर दूंगा बच्चा, आपका डीएनए सैंपल को लोड कर दूंगा, डीएनए सैंपल लोड, ठीक। और ये आपकी क्या है, ये है आपकी वेल्स, इनको हम कहते हैं वेल्स। अब जैसे ही मैं डीएनए यहाँ पर लोड कर दूंगा तो क्या बच्चा यहाँ पर डीएनए इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, सर डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जरा देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चा क्या डीएनए इस तरीके से मूव करेगा, हाँ या ना, क्योंकि बच्चा नेगेटिव चार्ज उसको ढकेलेगा, ये नेगेटिव तो रिपेल करेगा ना नेगेटिव को, तो नेगेटिव ढकेलेगा और पॉजिटिव जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या पॉजिटिव, तो डीएनए इस तरफ मूव करेगा, तो डीएनए क्या इस तरफ मूव करेगा, डीएनए आपका मूव करेगा। पर डीएनए मूव नहीं करेगा, डीएनए फ्रेगमेंट मूव करेंगे। जरा समझना, डीएनए फ्रेगमेंट आपके बच्चा मूव करेंगे। अब डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए को किसने काटा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए के कई सारे टुकड़े कर दिए, बच्चा समझना जरा ध्यान से, डीएनए फ्रेगमेंट ने क्या करा बच्चा, सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए के कई सारे टुकड़े कर दिए। अब बच्चा कोई टुकड़ा बड़ा होगा, कोई टुकड़ा छोटा होगा, बताओ हाँ या ना। ऐसा तो नहीं सारे सेम साइज के कर दिए, नहीं। बड़े टुकड़े का मतलब क्या है बच्चा, हम बात करते हैं यहाँ पर बेस पेयर्स की फॉर्म में, हम बात करते हैं बच्चा यहाँ पर बेस पेयर्स की फॉर्म में। कोई टुकड़ा जो बड़ा है दैट मीन्स उसका उसमें बेस पेयर ज्यादा है, जिस जो टुकड़ा छोटा उसके अंदर बेस पेयर कम है, ठीक है। जो जो छोटा टुकड़ा होगा क्या उसका साइज छोटा होगा, क्या जो बेस पेयर है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बता रहा है, हाँ सर उसका वजन भी बता रहा है। यानी कि जो छोटा टुकड़ा होगा उसके अंदर बेस पेयर कम है, उसका वजन कम है। वजन कम है तो क्या वो तेजी से भागेगा, हाँ या ना। सपोज करो दो बच्चों की रेस लगवाता हूं मैं, एक मोटा बच्चा एक पतला बच्चा, तो तेजी से कौन बढ़ेगा, सर पतला बच्चा बढ़ेगा। दैट मीन्स जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रन होगी तो यहाँ पर डीएनए सैंपल को लोड कर दिया गया है, तो यहाँ पर बड़ा सेगमेंट भी है छोटा सेगमेंट भी है, तो यहाँ पर बड़ा सेगमेंट आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से जाते जाते यहाँ पर जो नीचे तक पहुंचेगा वो आपका होगा छोटा सेगमेंट। तो आप देख रहे हो इसने क्या करा, ये जो फ्रेगमेंट थे इन सबको सेपरेट कर दिया, किसके बेसिस पर सेपरेट कर दिया, इनके साइज के बेसिस पर या फिर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर इसने सेपरेट कर दिया। किसकी जो है बच्चा, किसकी मदद से करा है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से करा है। और ये सेपरेट क्यों हो गए, ये इस तरीके से इसमें जेल में क्यों मूव कर पाए, इसलिए मूव कर पाए क्योंकि ये जो जेल जो मैंने मीडियम यहाँ पर यूज करा है ये है बच्चा आपका पोरस मीडियम, यानी कि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल छलनी की तरह काम कर रहा है। तो सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका जेल प्रोवाइड कर रहा है। कभी छन्नी देखिए, चाय छानते हो देखते हो पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चले जाती है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी तो बच्चा पोर्स प्रेजेंट है। जो छोटा छोटा जो आपका छोटे साइज का डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो तेजी से मूव करके एनोड की तरफ पहुंच गया, जो जितना मोटा होगा वो उतना पीछे रह जाएगा, उतना ऊपर रह जाएगा, यानी कैथोड की तरफ। इस तरीके से ये जो है बेस पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, यानी कि जिसके बेस पेयर्स ज्यादा हैं यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वो कैथोड की तरफ होगा, जिसका सबसे कम होगा वो नीचे की तरफ होगा। यानी कि जो एनोड की तरफ फ्रेगमेंट मिल रहा है वो डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट है और ऊपर की तरफ लार्ज फ्रेगमेंट मिल रहा है। अब आप कहोगे सर हमने सेपरेट कर लिया, बट मुझे कैसे पता कि मेरा डीएनए कैसा है। तो जरा देखो मैंने इसके अंदर एक सिर्फ एक यहाँ पर बेल नहीं बनाया, कई सारे बेल बनाए। तो मैं यहाँ पर लोड करता हूँ मॉलिक्यूलर, क्या लोड करता हूँ, मॉलिक्यूलर मार्कर। यहाँ पर लोड करा जाता है बच्चा मॉलिक्यूलर मार्कर को, क्या लोड करा जाएगा, मॉलिक्यूलर मार्कर। सर क्या होता है मॉलिक्यूलर मार्कर, मॉलिक्यूलर मार्कर बच्चा ऐसा मार्कर होता है जिसके अंदर मुझे पता है कि कौन सा, यहाँ पर मैं लोड कराता हूँ ये क्या करता है, यहाँ पर पूरा अपना जो है क्या करता है, ये भी क्या बच्चा डीएनए का सैंपल ही है मॉलिक्यूलर मार्कर। बट यहाँ पर जो मैंने लोड करा है डीएनए सैंपल, मुझे पता है कि कौन से फ्रेगमेंट के में कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, मुझे पता है कौन से फ्रेगमेंट में कितने बेस पेयर प्रेजेंट है। सपोज करो इसके अंदर 1000 बेस पेयर प्रेजेंट है, इसके अंदर आपके 700 बेस पेयर प्रेजेंट है, इसके अंदर 300 बेस पेयर प्रेजेंट है, और जो सबसे लास्ट वाला आया है इसके अंदर 100 बेस पेयर प्रेजेंट है। देखो एक चीज की नॉलेज मुझे है, जो मेरा डिजायर्ड जीन है ना मुझे पता है कि वो कितने बेस पेयर का है, और एक मॉलिक्यूलर मार्कर मैंने डाल दिया, मुझे इस मॉलिक्यूलर मार्कर का भी पता है कि भैया जो जो जिस जिस जगह पर अरेंज हो रहा है मुझे उसका बेस पेयर पता है। तो मुझे पता है, सपोज करो मुझे पता है मेरा जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है वो 100 बेस पेयर का है, वो किसका है, वो है बच्चा मेरा किसका, 100 बेस पेयर का।
तो वो किसका है आपका, वो है मेरा बच्चा 100 बेस पेयर का। तो जैसे ही मुझे पता मॉलिक्यूलर मार्कर में 100 बेस पेयर यहाँ पर है, तो इसकी इस तरीके से मैचिंग कर ली जाती है कि दोनों बच्चा साइड साइड दिख रहे हैं, दैट मीन्स यही वो है, इसको काट के निकाल लो। बट आपको इसको ऐसे नहीं दिखता, आप पहले क्या करते हो, इसको इस पूरे के पूरे क्या करोगे, जो आपको सेगमेंट दिख रहा है सबसे पहले तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे। जब ये सेपरेट हो जाता है इस तरीके से अरेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाई, फिर जिसके अंदर ये बंद है आपके यहाँ से आप इस वाली स्लाइड को हटाओगे, इस वाली स्लाइड को हटाओगे, नीचे से हटाओगे, ऊपर से हटाओगे, फिर आपको जेल का पीस मिल जाएगा। इस जेल के पीस को आप रखते हो स्लाइड पर, आप वीकर में, फिर उसके ऊपर आप डालते हो, उसको स्टेन करते हो, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड डाई से। जो आप इसको स्टेन कर देते हो, फिर आप एक्सपोज करते हो, किससे, यूवी लाइट डालते हो, तब जाके आपको जो है ये ब्राइट ऑरेंज कलर के देखने को मिलते हैं ये फ्रेगमेंट्स। तब आप जो है देख लेते हो कि अच्छा मेरा 100 बेस पेयर है और मॉलिक्यूलर मार्कर का 100 बेस पेयर यहाँ है, दैट मीन्स इसके बगल वाला ही वो है मेरा कौन, डिजायर्ड डीएनए। तो आप उसको कट कर देते हो, और कट करने की प्रोसेस को कहते हो इल्यूजन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर इस जेल ने हमारी बहुत मदद करी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से ही समझ में आ रहा है, जेल मतलब जेल का यूज करा गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो मदद करी है। ये तो देखो मैंने आपको बहुत ऊपर ऊपर से नहीं, मतलब बताई तो मैंने पूरी प्रोसेस है, बट अभी मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। अब आपको कैसे पता है जो डीएनए सैंपल आपने लोड करा है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने प्रॉपरली वर्क कराया या नहीं कराया। ऐसा भी तो हो सकता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वर्क ना करा हो, तो हम इसके अंदर 2 डीएनए सैंपल डालते हैं। एक डीएनए ऐसा सैंपल डालते हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वर्क कराया, एक ऐसा डीएनए सैंपल डालते हैं जिसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं डाला, तो दोनों को डाला जाता है। तो भैया जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने जिसमें नहीं डाला है, क्या वो पूरा का पूरा अपने आप में एक ही सेगमेंट होगा, तो क्या वो आपको एक ही जगह पर दिखेगा, इकट्ठा होता है इस तरीके से, बिल्कुल। यानी कि ये वाला जो आपको थर्ड मैंने सैंपल दिखाया है, ये आपका बच्चा अनडाइजेस्टेड डीएनए है। डाइजेस्टेड डीएनए का मतलब समझते हो, यानी कि उसके एंजाइम ने उसको आके तोड़ दिया, इसी को तो आप डाइजेशन कहते हो। तो आपने डीएनए सैंपल लोड करा, इससे आपको ये भी पता लग गया ये डाइजेस्टेड है, और थर्ड वाले ने ये बता दिया अनडाइजेस्टेड है। क्या पता हम पूरी प्रोसेस करे जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि भैया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अपना काम करा भी है या फिर नहीं करा है। तो एक बार अच्छे से और बताया जाए इसको, ठीक है। आओ चलो देखो, इस वाले डायग्राम को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पर जो है इस डायग्राम को बनाते हैं, जरा ध्यान से अब देखना। आपको समझ में आ गया जेल किस तरीके से, अब जरा मैं आपको फिर से जेल का बना देता हूं। तो देखो ये आपका, आप इसको इस तरीके से देखो, देखो ये, तो अब मैं सीधे आपको जेल का पीस बना के दिखा रहा हूं। मैं नहीं बना रहा भैया, मैंने आगे स्लाइड लगाई, पीछे लगाई, बीच में लगाई, क्योंकि भैया जेल को उस कंसिस्टेंसी तक लाना भी तो पड़ेगा। तो मैं सीधे यहाँ पर जेल आपको बना के दिखा रहा हूं, देखो ये हो गया। और अब देखो जरा ध्यान से, इस तरीके से ही तो आपके वेल्स प्रोड्यूस होंगे। हाँ सर, तो देख लो मैंने सीधे जेल के बेल्स आपको बना के दिखा दिए। मेरा यहाँ पर 3 वेल से काम चल जाएगा, तो मैं 3 ही वेल्स यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये है बच्चा आपका जेल। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरफ लगाया जाएगा बच्चा आपका एनोड, एक तरफ हम लगाएंगे भैया कैथोड। तो यहाँ पर हम लगाते हैं बच्चा कैथोड, यहाँ पर लगाएंगे हम कैथोड, जो कि है बच्चा आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये यहाँ पर है बच्चा आपका एनोड, जो कि है बच्चा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड है बच्चा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। अब जरा ध्यान से देखना, और ये जो आपको दिख रही हैं, ये क्या दिख रही हैं आपको, ये दिख रही हैं बच्चा आपको वेल्स। इनको आप कहते हो वेल्स, इनको कहते हो वेल्स, जहां पर आप डीएनए के सैंपल्स को क्या करते हो बच्चा, आप यहाँ पर डीएनए के सैंपल्स की लोडिंग करोगे। तो जरा देखो, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, सबसे पहले हम एडिशन करते हैं बच्चा, किसका, सबसे पहले एडिशन करा जाता है बच्चा आपके मॉलिक्यूलर मार्कर का। सबसे पहला एडिशन आपका करा जाएगा मॉलिक्यूलर मार्कर का, यानी कि एक ऐसा डीएनए का सैंपल जिसका, जो कि टूटा हुआ है, जो कि आपका डाइजेस्टेड है, बट मुझे उसके साइज बताएं कि भैया किस किस फ्रेगमेंट का कौन सा साइज है, राइट। तो देखो यहां पर मैंने डाला सबसे पहले मॉलिक्यूलर मार्कर, मॉलिक्यूलर मार्कर, नहीं तो भैया पता कैसे लगेगा कौन से साइज का है अपना मॉलिक्यूलर मार्कर। जैसे ही आप इस मॉलिक्यूलर मार्कर को डालते हो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगी। डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है बच्चा, डीएनए मॉलिक्यूल आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव की तरफ भागना चाहता है। जब उसके टुकड़े कई सारे हो चुके हैं, तो
कि कोई टुकड़ा छोटा होगा, जो छोटा होगा उसका वजन कम होगा, तो तेजी से बढ़ेगा, तो तेजी से एनोड की तरफ जाएगा, यानी कि एनोड की तरफ जो जो आपका प्रेजेंट होगा कौन, डीएनए मॉलिक्यूल, उसका जो बेस पेयर होगा वो कम होगा, राइट। जरा देखो, तो इस तरीके से मैं बना देता हूं, देख रहे हो, ये देखो, ये इस तरीके से मैं बना देता हूं। आप देखोगे कि अभी तो मैं सेम साइज के से ही बना दे रहा हूं, बट आप देखोगे कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आता जाता है बच्चा पतला होता जाता है, छोटा साइज है मतलब बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, ये है आपका स्मॉलर फ्रेगमेंट, ये मॉलिक्यूलर मार्कर है, मुझे पता है इसमें किसका वजन कौन सा है, मॉलिक्यूलर, इस ये है आपका स्मॉलर फ्रेगमेंट बच्चा, स्मॉलर फ्रेगमेंट। और यहां पर आपका प्रेजेंट होगा बच्चा लार्जर फ्रेगमेंट, क्यों, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर पाया, ये मोटा है, वजन ज्यादा है, लार्जर फ्रेगमेंट। और हमें कैसे पता लग रहा है लार्जर फ्रेगमेंट है, क्योंकि हमें वजन पता है भैया, हमें पता है कि इसका वजन क्या है, जैसे कि सपोज करो इसका वजन मुझे पता है क्या है, इसका वजन मुझे पता है। और वजन की जब हम बात करते हैं तो भैया बेस पेयर की फॉर्म में हम बात करते हैं, बेस पेयर्स की फॉर्म में, जैसे कि सपोज करो ये है आपका 100 बेस पेयर का, दूसरा वाला है मेरा 300 बेस पेयर का, मैंने मन से वैल्यूज मानी है ये, ठीक है। देन इसके बाद है आपका 700, अब मैं 700 सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ, बेस पेयर नहीं लिख रहा बच्चा, ठीक है। फिर आपका हो गया बच्चा 1000 का, फिर हो गया आपका बच्चा 1200 का, फिर आपका हो गया 1700 का। तो देख लो किस तरीके से, जिसके बेस पेयर ज्यादा उसमें वजन ज्यादा है, तो भैया जिसमें वजन ज्यादा होगा वो मूव नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि भैया वो भारी, और ये मूव क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर जो जेल यूज करा है एगरोस जेल, वो बच्चा पोरस है, जो मीडियम आप यहाँ पर यूज कर रहे हो वो पोरस है, समझ रहे हो, उसके अंदर पोर प्रेजेंट है, और पोर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये अपना सीविंग इफेक्ट दिखाएगा, समझो छलनी जैसा रूप, जिससे कि आपका डीएनए फ्रेगमेंट इसके अंदर मूव कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। देखो, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मार्कर डाला, दूसरे में हम क्या डालते हैं बच्चा, जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरे में हम डालते हैं बच्चा आपका डीएनए मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपका एडिशन करा जाएगा किसका, डीएनए मॉलिक्यूल का। और जो यहाँ पर डीएनए का सैंपल यूज करा जा रहा है बच्चा, वो डाइजेस्टेड डीएनए है, यानी कि एक ऐसा डीएनए जिसके ऊपर अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वर्क कर दिया है। तो हमें कैसे पता लगेगा वर्क करा है या नहीं करा है, इसके साथ साथ हम एक और डीएनए डालते हैं ना भैया, यहाँ पर कौन सा डीएनए डालते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं बच्चा अनडाइजेस्टेड डीएनए, ये वो बताएगा ना, क्योंकि वो तो मूव कर नहीं पाएगा भैया, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा अपने आप में एक ही फ्रेगमेंट है, उसकी कटिंग कभी हुई नहीं। तो यहाँ पर हम लोड करते हैं बच्चा अनडाइजेस्टेड डीएनए, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में भी ये दिखाया है अनडाइजेस्टेड डीएनए। तो ये क्या करेगा, ये बच्चा मूव नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट होगा, ठीक है, एक ही फ्रेगमेंट ये होगा, ये मूव नहीं कर सकता है अनडाइजेस्टेड डीएनए, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हुए हैं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कोई वर्क नहीं करा है। जो डाइजेस्टेड डीएनए वही हमारा एक्चुअल सैंपल है, यही है हमारा एक्चुअल सैंपल। तो पता है ना, हम इस सैंपल के साथ जो है हम उस वेल के अंदर अनडाइजेस्टेड क्यों डाल रहे हैं, जिससे हमें पता लगे जो सैंपल हमारा है एक्चुअल में उसकी जो है बच्चा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वर्क कराया या नहीं कराया, ये हमें पता लगता है अनडाइजेस्टेड डीएनए को मूव कराने से। मॉलिक्यूलर मार्कर हमें साइज का बता के देगा। तो देखो इस तरीके से ये क्या होगा बच्चा, अरेंज हो जाएगा, देखो इस तरीके से क्या होगा बच्चा, ये आपका अरेंज हो जाएगा। अब देखो ये सारे तो अरेंज होंगे नहीं, अब हमें इससे पता लग गया जो ऊपर वाला जो है वो कितने का है, जो पहला वाला है वो 1700 का है, जो इसके बाद सेकंड वाला है वो 1000 बेस पेयर का है, जो थर्ड वाला है वो आपका जो है बच्चा कितने का, 700 बेस पेयर का, और जो सबसे नीचे आया है वो है आपका 100 बेस पेयर का। सपोज करते हैं मुझे पता है कि जो मेरा सेगमेंटेड डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जो मुझे चाहिए वो मेरा 100 बेस पेयर का है। तो किसने मदद करी मुझे बताने में, मुझे बताने में जो बच्चा मदद करी है वो आपकी मदद करी है किसने, वो आपकी मदद करी है मॉलिक्यूलर मार्कर ने। अगर मैं मॉलिक्यूलर मार्कर नहीं डालता, मॉलिक्यूलर मार्कर तो क्या होता है बच्चा, सारी सारी की सारी वैल्यूज हैं इसके पास, इसके पास सारे बेस पेयर प्रेजेंट है, और जो मैंने डाइजेस्टेड सैंपल डाला उसके पास सपोज करो 4 ही बेस पेयर निकले, समझ रहे हो, मतलब 4 ही तरह के बेस पेयर प्रोड्यूस हुए, एक 1700 बेस पेयर का साइज निकला, एक मेरा 1000 बेस पेयर का साइज निकला, एक 700 बेस पेयर का साइज निकला, एक 100 बेस पेयर का साइज निकला। समझ लो इनके साइजेस मुझे किसने बताए, मॉलिक्यूलर मार्कर ने बताए, इसलिए मॉलिक्यूलर मार्कर को डाला गया। क्या आपको समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मार्कर की जरूरत क्या है, अनडाइजेस्टेड डीएनए की जरूरत क्या है, और सैंपल की तो आपको पता है। इससे मुझे पता लग गया भैया जो मुझे डिजायर्ड डीएनए चाहिए था वो मेरा था बच्चा किसका, वो मेरा था आपका 100 बेस पेयर का,
ठीक है, तो मुझे पता लग गया वो कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये है आपका बच्चा सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। यहाँ पर लोड करा गया सैंपल 1, यहाँ पर सैंपल 2, यहाँ पर सैंपल 3। अब कुछ बातें हैं जो बच्चा आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या पता होना चाहिए आपको, जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर आपको सैंपल 3 दिख रहा है, जो कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, सैंपल 3 जो बच्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, अनडाइजेस्टेड डीएनए। और क्या मतलब है इस अनडाइजेस्टेड डीएनए का, यानी कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कोई वर्क नहीं करा है। अनडाइजेस्टेड डीएनए यानी कि अनब्रोकन डीएनए, अनब्रोकन डीएनए को ही अनडाइजेस्टेड डीएनए हम बच्चा कहते हैं, ठीक है। जो सैंपल 2 है बच्चा, जो आपको सैंपल 2 यहाँ पर दिख रहा है, वो है आपका डाइजेस्टेड डीएनए, जो कि हमारा वो है बच्चा आपका डाइजेस्टेड डीएनए, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना वर्क कर दिया है। डाइजेस्टेड डीएनए यानी कि ब्रोकन डीएनए, यानी टुकड़े इसके हो चुके हैं, ठीक। और सैंपल 1 तो आपका बच्चा मॉलिक्यूलर मार्कर है, ये तो आपको यहां से क्लियरली दिख रहा है। सैंपल 1 है बच्चा आपका मॉलिक्यूलर मार्कर, सैंपल 1 है बच्चा आपका मॉलिक्यूलर मार्कर। आपको ये भी पता भी है, जितना आपका स्मॉलर सेगमेंट होगा वो उतना ही तेजी से मूव करेगा, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। और जितना लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो उतना स्लो मूव करेगा। आपको पता भी लग रहा है, लार्जर मॉलिक्यूल मतलब उसका वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा मतलब उसके बेस पेयर ज्यादा, जैसे कि 1700 बेस पेयर, वो मूव ही नहीं कर पाया। अब बच्चा ये तो मैंने आपको डायग्राम पूरा बना के दिखा दिया, अब आपको एक एक करके सारी स्टेप्स भी तो लिखानी है, जितना मैंने बोला है उतना आपको लिखना भी तो है। अभी आपको आगे की स्टेप भी बतानी है कि भैया आप क्या करोगे, जेल को लोगे, इसके ऊपर आप किससे इसको स्टेन करोगे, क्योंकि आपको ऐसे डीएनए नहीं दिख सकता इस डाई के अंदर, आप उसको स्टेनिंग करते हो किसके थ्रू, इथिडियम ब्रोमाइड डाई के थ्रू। जब आप उसको फिर उसको आप एक्सपोज करते हो इसी जेल को, किससे, यूवी लाइट से, तब जाके आपको ये फ्रेगमेंट दिखते हैं डीएनए के, जो कि आपके क्या है बच्चा, जो कि आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखते हैं। तब आप इनको कट करके निकालते हो, उस प्रोसेस को कहते हो इल्यूशन, ठीक है। अभी आपको ये नोट नहीं करना, मैं समय दे दूंगा नोट करने का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया ना बच्चा, तो आप यहाँ पर सबसे पहले डालोगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर सकते हैं बच्चा, क्या पहला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर, जो आपको डीएनए दिख रहा है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तभी तो भैया पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तभी तो एनोड की तरफ मूव करेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का फायदा है, समझ रहे हो। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, कोई चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, बच्चे से मूव नहीं करा सकते थे आप, इसके फ्रेगमेंट मूव ही नहीं करते। तो डीएनए है बच्चा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, डीएनए है आपका बच्चा नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। आप इसको कैसे सेपरेट करते हो, तो आप लिखोगे सेपरेटेड बाय, अब आपको सारी प्रोसेस लिखा दी, अब मैं सीधे लिखा रहा हूं, ठीक है। सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम, सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम, सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव, टू मूव टूवर्ड्स एनोड, टू मूव टूवर्ड्स एनोड। और एनोड कैसा है बच्चा, पॉजिटिव है, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तभी तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए उसकी तरफ चल रहा है। टू मूव टूवर्ड्स एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू मीडियम, और ये मीडियम क्या है, एगारोस जेल, थ्रू मीडियम, और ये मीडियम क्या है, एगारोस जेल। अब हम बात कर सकते हैं बच्चा मीडियम के बारे में, तो मीडियम की बात करूं उससे पहले आप इसको कर लो बच्चा नोट, नोटेड हो गया। चलो आओ देखो, अब हम मीडियम की बात कर लेते हैं, आओ देखो, फिर बाद में मैं इसका प्रिंसिपल भी लिखा दूंगा, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल तो आपको पता भी है ये क्यों मूव कर रहे हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, और ये मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, या फिर आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसका साइज होगा छोटा, और साइज छोटा होगा तो मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम है दैट मीन्स वो फास्टर मूव करेगा, किधर की तरफ, एनोड की तरफ, यानी कि जो एनोड की तरफ मिल रहे हैं आपको, उनका जो है बच्चा क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि, और मॉलिक्यूलर वेट आप जो है डीएनए का किस में निकालते हो, बेस पेयर्स की फॉर्म में, ठीक। तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे बच्चा, आप यहां पर लिखोगे
देखो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चा मीडियम के बारे में। तो आप यहाँ पर लिखोगे सेकंड पॉइंट डालते हुए मीडियम के बारे में। और मीडियम को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स, मीडियम स्लैश मैट्रिक्स, मीडियम स्लैश मैट्रिक्स। देखो तो मैंने क्या बताया था, जो हम मीडियम यहाँ पर यूज करते हैं वो कैसा होता है, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ पोरस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चा पोरस, दैट मीन्स पोर्स प्रेजेंट, दैट मीन्स पोर्स यहाँ पर क्या है बच्चा, आपके प्रेजेंट है। ठीक है, और आप यहाँ पर लिखोगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एगारोज। ये कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बच्चा एगारोज जेल को। द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगारोज जेल। और ये जो एगारोज आपको दिख रहा है बच्चा, हम इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं, इस एगारोज को हम एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। हम सी वीड्स से जो है बच्चा इसको एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं, फ्रॉम सी वीड्स। राइट, आपको समझ में आ गया। और अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डीएनए, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड, क्योंकि आपको पता है जो पोरस आपको जो आपको दिख रहा है एगारोज जेल, ये क्या प्रोवाइड करता है, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसी के थ्रू क्या होता है, वो डीएनए सेगमेंट जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो सेपरेट होते हैं। ठीक, तो आप लिखोगे बच्चों डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड थ्रू, सेपरेटेड थ्रू, थ्रू सीविंग इफेक्ट। जिस तरीके से एक छन्नी जो है बच्चा सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय, सीविंग इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइडेड बाय एगारोज जेल, प्रोवाइडेड बाय एगारोज जेल, प्रोवाइडेड बाय एगारोज जेल। क्या आपको समझ में आ गया, बताओ है ना, क्या आपको मीडियम का सारा गेम समझ में आ गया। तो आप पॉज करके बच्चा इसको भी नोट कर लोगे मीडियम की बात को। इसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल लिखा देता हूँ, बाकी डायग्राम मैंने आपको बनवा ही दिया है। अब बस एक जो चीज रहती है इसके बाद बताने की, वो रहती है कि आपको किस तरीके से आप इसको कटिंग करके निकालोगे। राइट, ठीक, देखो हो गया। चलो आओ देखो, नेक्स्ट स्लाइड पर आप क्या लिखोगे बच्चा, प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्लाइड पर आप लिखोगे बच्चा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका, तो जो आपका इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल है भैया, आप देखो जरा ध्यान से, डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट according to their, separate according to their, according to their size slash molecular weight, according to their size slash molecular weight। और मॉलिक्यूलर वेट जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमने किसकी फॉर्म में लिया था, बेस पेयर्स की फॉर्म में। तो आप ये भी यहाँ पर मेंशन कर लोगे, बेस पेयर्स, बेस पेयर्स। तो क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। क्या आपको इतनी कहानी जो है बच्चा सारी की सारी समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी लिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है अब हम क्या करते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। यानी कि हमें पता है, हमें वो जो हमने सेपरेट तो कर लिया, बट हमें कटिंग भी तो करनी है। तो कटिंग हम कैसे करेंगे, जरा देखो ध्यान से। तो आप क्या करते हो इसके लिए, आप इसको इस तरीके से लेते हो और ये सपोज करते हैं आपका है पिंक कलर से ही बनाया था कि हमने, हाँ, ये थोड़ा सा इसको डार्कन अप करते हैं। ये देखो इस तरीके से सपोज करो मैंने अपना एगारोस जेल रख लिया। राइट,
ये एगारोस जेल मैंने यहाँ पर रख लिया और इस तरीके से इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चा, फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बताओ हाँ या ना। अभी मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूँ, बाकी आपको पता है। अब सपोज करो मेरा वाला कौन सा फ्रेगमेंट है, मेरा वाला जो फ्रेगमेंट है वो है आपका ये वाला। तो मुझे कैसे पता लगेगा वो ये वाला है, राइट। तो मुझे पता लगेगा जब मैं इसको क्या करूंगा बच्चा, इसको मैं इसके ऊपर इसको स्टेन करूंगा। किससे स्टेन करना होगा मुझे इसको स्टेन करना होगा आपके, मुझे इसको स्टेन करना होगा आपके किससे बच्चा, मुझे इसको स्टेन करना पड़ेगा आपके इथीडियम ब्रोमाइड से। तो आप क्या करोगे, आप इसकी स्टेनिंग करोगे किससे, इथीडियम ब्रोमाइड से, जो कि एक डाई है आपकी। ये सब मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी डायग्राम बना रहा हूं, बाद में मैं लिखा भी दूंगा। इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड, राइट। हमने क्या करते हैं, इस डाई को डालते हैं, इससे स्टेन कर देते हैं और इसके साथ साथ क्या करा जाता है, ऊपर ऐड करी जाती है बच्चा आपकी यूवी लाइट। तो देखो इस तरीके से यहां पर लगाई जाती है बच्चा आपकी यूवी लाइट, यूवी लाइट। ये है बच्चा आपकी यूवी लाइट, यूवी लाइट। तो जब ये यूवी लाइट को ऑन करा जाएगा तो इसकी इस तरीके से यूवी रेज आएंगी, देख रहे हो। और जैसे इसकी यूवी रेज आएंगी और आपने इसको स्टेन कर दिया तो ये जो है आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ब्राइट ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलेगा सारे फ्रेगमेंट्स का। और ब्राइट ऑरेंज देखने को मिलेगा तो आपको पता है क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर मार्कर की मदद से फाइंड आउट कर लिया था कि भैया आपका जो सेगमेंट है वो यहाँ पर किस, इस जो जेल पीस है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, उसको कट करके निकाल लोगे। मैं लिख दूं यहाँ पर फर्दर, तो जरा देखो। तो यहाँ पर आप लिखोगे, इसके बाद क्या होती है, इसके बाद होती है बच्चा कटिंग। इसके बाद होगी बच्चा कटिंग, कटिंग ऑफ, कटिंग ऑफ डिजायर्ड, कटिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल पीस, फ्रॉम जेल पीस इज कॉल्ड इल्यूशन, फ्रॉम जेल पीस इज कॉल्ड इल्यूशन, इज कॉल्ड इल्यूशन। इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, इल्यूशन। इसी प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा क्या, इल्यूशन। तो इल्यूशन आपको समझ में आ गया, आपने फाइंड आउट कर लिया और बाद में आप उसको क्या करोगे बच्चा, रिमूव करोगे। उसी को आप कहते हो इल्यूशन। क्या कहते हो, इल्यूशन। क्या मैं इस बात को और लिखा दूं अच्छे से, चलो आओ लिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टू विजुअलाइज, आप लिखोगे टू विजुअलाइज, टू विजुअलाइज डीएनए फ्रेगमेंट, टू विजुअलाइज डीएनए फ्रेगमेंट, टू विजुअलाइज डीएनए फ्रेगमेंट। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टेन करना होगा। फर्स्ट स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड, फर्स्ट स्टेन्ड विद इथीडियम, फर्स्ट स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेन करना होगा इथीडियम ब्रोमाइड से। उसके बाद क्या करना होगा, देन एक्सपोज्ड टू यूवी रेस, देन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। और जब आप इसको यूवी लाइट से एक्सपोज कर दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर दैट। तो जब आप ये सब कुछ कर दोगे तो आपको देखने को मिलेगा आफ्टर दैट, आफ्टर दैट ब्राइट ऑरेंज, आफ्टर दैट ब्राइट ऑरेंज, आफ्टर दैट ब्राइट ऑरेंज कलर, आफ्टर दैट ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स आर सीन। और जैसे ही ये आपको दिखेंगे आपको पता है कि आपका वाला कहाँ पर प्रेजेंट है। क्यों पता है आपको, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर मार्कर भी डाला था बच्चा, तो आपको पता है कौन सा, तो आप उसको कट करके निकाल लोगे। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन, जो कि मैंने आपको वहां पर लिखा दिया है। एक बार जो है मैं क्या करता हूं बच्चा, एक बार मैं आपको पूरा का पूरा शुरू से दिखा देता हूं, राइट। मैं हटता हूं, आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करके नोट कर लोगे सीक्वेंसिंग में इसको। तो ये आपको दिख रहा है, आप इसको पॉज करो और नोट करो। कर लिया आपने इसको पॉज, कर लिया नोट। उसके बाद आप लिखोगे बच्चा मीडियम के बारे में लिख लो, मीडियम के बारे में लिख लिया, पॉज करो इसको लिख लो, लिख लिया। उसके बाद आप नोट करो प्रिंसिपल को, पॉज करो और नोट करो प्रिंसिपल को।
हो गया। उसके बाद आप इस डायग्राम को बनाओ। बन गया ये डायग्राम। उसके बाद आप इस वाली लाइन को लिखोगे। पॉज करो और नोट कर लो इसको। हो गई नोट। देन आप फाइनली इस डायग्राम को बना लोगे। और जब आपने डायग्राम बना लिया तो बच्चा आपका ये टॉपिक होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसकी जो प्रोसेस, जो इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग दे रखी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, राइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर आप खुद भी करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, पर इस लेक्चर को खत्म करने से पहले जो है मैं आपको डायग्राम जरूर दिखा देता हूं। चलो आओ देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, ये आपको वेल्स दिख रही हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर दिख रही हैं वेल्स। देखो, ये क्यों नहीं चल रहा है यार, क्या हो गया इसको? देखो, ये आपको क्या दिख रही है? ये आपको दिख रही है वेल्स। आप देख रहे हो डीएनए वेंट्स हैं, जिसके अंदर आपको दिख रहा है स्मॉलेस्ट और यहाँ पर दिख रहा है लार्जेस्ट। अब आप जरा लेन वन को देखो। आपको ये लेन वन दिख रही है? ये जो आपको लेन वन दिख रही है ना बच्चा, देख यहाँ पर जो डाला गया है वो डाला गया है तेरा कैसा, अनडाइजेस्टेड डीएनए। यानी कि एक ऐसा डीएनए जो ब्रोकन नहीं है, तभी तो वो मूव नहीं कर रहा। अनडाइजेस्टेड डीएनए क्यों? क्योंकि वो एंटायर फ्रेगमेंट है एक डीएनए का, उसके टुकड़े नहीं हुए। बाकी 2, 3, 4 के अंदर क्या है, डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट आपके दे रखे हैं। तो देखो इसी बात को यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आर्टिपिकर एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, जो कि आपका लेन वन में है, एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो कि आपके लेन 2, 3 और 4 में है। ये सारे आपको दे रखे हैं। तो आपको लेन वन का समझ में आ गया, अनडाइजेस्टेड डीएनए आपको दे रखा है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।